अस्सलाम वालेकुम सिटी एचएन में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफकोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और के दिन को अच्छा कर सकता है, बेहतर कर सकता है और हमें नहीं पता होता। हर कोई अपनी तरह की स्ट्रगल से गुजर रहा होता है, अपनी तरह की परेशानियों से ज़िंदगी में गुजर रहा होता है। अगर आपकी कोई अच्छी बात किसी और के लिए अच्छी साबित हो सकती हो, उसका दिन बेहतर हो सकता है, तो आखिर क्यों हम ये छोटी सी चीज़ किसी और के लिए नहीं कर सकते हैं। इसी ख्याल के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए एक अच्छा सा और पैगाम ऐड करेंगे। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़माने में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरादा फरमाया करते थे कि मैंने फ़लाँ शख्स को यमन का गवर्नर बनाना है या ओहदा देना है, और ये तय होता था कि सुबह फैसला किया जाएगा, तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन रात को अल्लाह के हुजूर उठकर दुआ किया करते थे, ए अल्लाह, कहीं सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ओहदा ना दे दें, हम इसको कैसे बचा लाएंगे। ये फ़र्क है मेरे भाइयों, सहाबा की सोच में, हमारी सोच में। हम ओहदे की खातिर लोगों की इज़्ज़त को भी दौ में लगा देते हैं ताकि किसी तरह ओहदा मिल जाए, क्योंकि हमारे सामने दुनिया है और सहाबा के सामने आखिरत हुआ करती थी, इसलिए ओहदे से इज्तिनाब किया करते थे। अल्लाह हम सबको फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि एम्फसिस करें इस बात पे कि एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए। हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द के लोगों में, कम्युनिटी में हमारा जो किरदार है, रोल है, हमेशा उस हवाले से अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी कम्युनिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए, चाहे वो आपके घर वालों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके सोशल सर्कल के साथ, जहाँ तक हो सकता हो अपने आप को एज अ पर्सन इम्प्रूव करते रहें। और ये ग्रोथ का प्रोसेस कभी भी रुकना नहीं चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे ज़िंदगी में अगर एक चीज़ कॉन्स्टेंट है तो वो एक्चुअली में चेंज है। इसे चेंज को एम्ब्रेस करना चाहिए और उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम बात करते हैं चेंज की, तो सैडली फैसलाबाद शहर में पिछले कुछ अरसे के अंदर कोई मेजर चेंजेस हमें नज़र नहीं है, जहाँ पर एक तरफ पॉलिटिकल चेंजेस ज़रूर आए हैं मुल्क के अंदर और कॉन्टीन्यूसली पॉलिटिकल सूरत हाल बदलती हुई नज़र आती है। वहीं पर आवाम के मसाइल किसी भी तरफ हल होते हुए नहीं नज़र आते। अगर हम स्पेशली बात करें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से, फैसलाबाद शहर में पिछले कुछ सालों में कोई मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं आया, जहाँ पर एक तरफ हम देखते हैं मेजर सिटीज़ लाहौर, इस्लामाबाद में डिफरेंट तरह के चेंजेस आ रहे हैं, डिफरेंट तरह की डेवलपमेंट हो रही है। विदाउट अ डाउट फैसलाबाद शहर में इस तरह के कोई मेजर प्रोजेक्ट्स में नज़र नहीं आए हैं। जो प्रोजेक्ट्स नज़र भी आते हैं उनमें किस हद तक सक्सेसफुल रहते हैं, ये अभी भी एक क्वेश्चन ही रह गया है। बिकॉज आवाम के मसाइल तो हल नहीं होते, चाहे वो हम ट्रैफिक के हवाले से बात करें, चाहे वो हम डिफरेंट तरह की जो सहूलियात हैं आवाम को मिलनी चाहिए उनके हवाले से अगर हम बात करें। मानसून सीज़न भी करीब है, जिसके हवाले से क्या प्रेपरेशन है, इस बारे में भी आज हम ज़रूर बात करेंगे। वासा की क्या कारकर्दगी रही है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। सिविल सर्विसेज के हवाले से अगर हम बात करते हैं, कुछ चेंजेस अंडर वे रहे हैं पिछले कुछ अर्से में, क्या इम्पैक्ट होगा उसका ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर, इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर इन चेंजेस के पीछे वजह क्या है, आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन इससे पहले कि हम बाकी टॉपिक्स की तरफ जाएं, शुरू करते हैं अपनी रोड कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात कर और फैसलाबाद शहर में जहाँ पे ट्रैफिक का बर्डन बढ़ता जा रहा है, क्या रोड नेटवर्क भी उस तरह से इम्प्रूव हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो आखिर कब होंगे। इसी के साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि इस डिस्कशन में हमारा साथ देने के लिए बहुत ही खास मेहमान आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं जल्दी से आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे मेहमान हैं रमज़ान मिर्ज़ा, आपको वेलकम करते हैं। रमज़ान शो में सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकाला, आपने हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। जिस तरह से रमज़ान हम बात कर रहे थे स्पेशली रोड नेटवर्क्स के हवाले से, फैसलाबाद शहर में डिफरेंट जहाँ पर एक तरफ हम देखते हैं कि रोज़ ब रोज़ ट्रैफिक तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है, डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन रोड नेटवर्क्स इंप्रूव होते नज़र नहीं आते। जहाँ पर कहीं गलती से कोई एक सड़क बन ही जाती है
तो वो भी सही नहीं बना पाते। तो मैं चाहूँगी अगर आप इस हवाले से मैं नहीं, आगाह आपकी करें। बात इसमें बिल्कुल दुरुस्त है। फैसलाबाद इस हवाले से बड़ा बदकिस्मत रहा है कि जब भी यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन होती है उसको प्रॉपरली प्लान नहीं किया जाता। सबसे पहले तो ये है कि फैसलाबाद उन शहरों में से एक है जिसे काफली के दौरे हुकूमत के दौरान अच्छी सड़कें नसीब हुई, और बहुत सारी सड़कें अभी भी ऐसी हैं जो उसी दौर में डेवलप हुई, और जो बन रही हैं वो भी बेशतर उन्हीं के दौर में बनी, और उसके बाद वो खासा लंबा अरसा चली। और जो पीटीआई गवर्नमेंट थी उस हुकूमत के दौरान वो टूट फूट का शिकार भी हुई, और हमने इसे कभी घरों का शहर कहा, कभी खड्डों का शहर कहा, और बहुत कुछ हमने यहाँ से रिपोर्ट किया। और फिर अल्लाह ताला की कुदरत मेहरबान हुई कि पीटीआई गवर्नमेंट को ख्याल आया इस शहर का, और फंड्स रखे गए, और इन सड़कों की तामीर जो है वो एक से चल रही है। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो इसमें से कुल लगभग 10 महीने तो बुज़दार हुकूमत के पास थे। 2 से 3 दौरे फैसलाबाद के हुए, और कभी 13 रुपये के प्रोजेक्ट्स फैसलाबाद के नाम किए गए, कभी 22 रुपये के प्रोजेक्ट्स तो वो फैसलाबाद के नाम किए गए। इन 13 अरब के प्रोजेक्ट्स को बार बार हाईलाइट किया गया, और जब भी दौरा हुआ तो ये बताया गया कि 13 अरब के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फैसलाबाद को दे रहे हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब उनके ऊपर जो है वो काम चल रहा है। ये एक अलग डिस्कशन है कि उनकी क्वालिटी कैसी है, उनके ऊपर जो पेस ऑफ वर्क है वो कैसी है, ये एक लंबी डिबेट है। लेकिन अब ये है फैसलाबाद की बेशतर सड़कों के ऊपर जो है अब ट्रैफिक कम से कम मामूल के ऊपर आ चुकी है। गो कि कहीं पे स्पॉल्ट हो रहा है, कहीं पे उसका पैच वर्क हो रहा है, कहीं पे डिवाइडर के ऊपर काम चल रहा है, कहीं पे स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो काम उसके ऊपर नज़र आ रहा है। लेकिन मौजूदा हुकूमत के आने के बाद उसकी जो पेस है वो खासी मुतासिर हुई है। लेकिन इसके बावजूद कि ये सड़कें बन रही हैं, फैसलाबाद में जो इल प्लान रोड्स हैं वो फैसलाबादियों के लिए जो है वो एक बड़ा मसला नज़र आते हैं। हमने रिपोर्ट भी किया कि नड़वाला रोड के ऊपर सिर्फ 9 से 10 किलोमीटर का वाया है, और उसके दो तरफा जो स्पीड ब्रेकर्स हैं उनकी तादाद कुल 43 प्लस है, और वहाँ पर जो यू टर्न्स की तादाद है वो भी तकरीबन कुछ 30 से 32 है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैसलाबाद में जो रोड प्लानिंग है वो कितनी ख़राब है। हमें ये भी नज़र आता है कि हुकूमत किसी भी जमात की हो तो वहाँ के जो लोकल या आप ये कह लें कि मुकामी सियासतदान हैं, वो चेयरमैन हो सकते हैं, वो आपके बड़े सपोर्टर हो सकते हैं, वो आपके स्पॉन्सर हो सकते हैं, उनको राज़ी करने के लिए भी जो है वो सड़कों के ऊपर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं ताकि इस इलाके से। और पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाने से पहले उसका किसी किस्म का कोई जो है वो पेपर वर्क नहीं किया जाता कि कितने फासले के बाद स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, और कोई लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है इस हवाले से। बिल्कुल कुछ भी नहीं नजर आता। उसका साइज क्या होगा, उसकी ऊंचाई क्या होगी, उसकी लंबाई क्या होगी, और किस किस्म की ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, यहाँ पे कैट आइज लगनी चाहिए भी या नहीं लगनी चाहिए, यहाँ पे मेटल स्पीड ब्रेकर होने भी चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो वो उस हवाले से बड़ी इल प्लानिंग जो है वो नज़र आती है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फैसलाबाद में इस रोड प्लानिंग को प्लान करने के लिए कोई मौसर इदारा अभी तक मौजूद नहीं है। रमज़ान, जब आप इदारे की बात करते हैं तो टीपा की बात किए बगैर ये डिस्कशन मुकम्मल नहीं हो पाएगा। लेकिन करंटली क्या सिचुएशन है टीपा की, और जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, पहले भी मुझे याद है हमने एक शो में स्पेसिफिकली बात की थी, ये गवर्नमेंट चेंज होने से पहले की बात है, क्योंकि दुरानिया सिर्फ लिमिटेड रह गया था, तभी ये डिस्कशन हो रहा था कि टीपा कम्प्लीटली इनएक्टिव है, और जो प्रिडिक्शन थी वो यही थी कि अगले दुरानिये के लिए, यानी कि जो 1.5 साल बाकी है इलेक्शंस को तक, टीपा इनएक्टिव ही नज़र आ रहा है। क्या करंटली भी यही सिचुएशन है? और फंडिंग के हवाले से मुझे याद है कोई फंडिंग नहीं हो रही थी, क्या अभी भी वही सूरत हाल? मैं इसको थोड़ा सा माजी से शुरू करूंगा। 2013-14 में टीपा की बुनियाद रखी फैसलाबाद में, क्योंकि इससे पहले लाहौर में टीपा फंक्शनल हो चुका था, और ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी है जिसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि इस चीज़ को डिज़ाइन करे कि कहाँ पर चौक की चौड़ाई कितनी होगी, सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, स्पीड ब्रेकर्स कहाँ होंगे, साइज़ क्या होगा, लाइट्स कहाँ पे होंगी, साइनेज, ये सारी प्लानिंग इस इदारे की है। गो कि फंडिंग हुकूमत पंजाब इसको करे,
या एफडीए इसको फंडिंग करे, फंडिंग इसकी जाती नहीं। लेकिन आज जबकि 2013-14 को गए हुए कोई 8 साल हो चुके हैं, अभी तक टीपा जो है वो फाल नहीं हो सका। इसका कोई एक ऑफिसर भर्ती नहीं हुआ, इसके एमडी तैनात नहीं हो सके, इसके पास चीफ इंजीनियर नहीं है, गोया कि इसके पास एक क्लर्क भी नहीं है। जब पीटीआई गवर्नमेंट आई तो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली रुकन सूबाई असम्बली फिरदौस राय जो कि रिजर्व सीट पे हैं, उन्होंने इस इदारे को फंक्शनल करने की कोशिश की। इसके साथ साथ जो चेयरमैन, साबिक चेयरमैन एफडीए हैं लतीफ़ नज़र, वो भी ट्रैफिक के मसले को लेकर बड़े संजीदा नज़र आए। उन्होंने एक एमओयू भी साइन किया कि जिसमें हम बच्चों को ट्रैफिक के हवाले से जो है वो बताएंगे। दूसरी तरफ वो रुकन सूबाई असम्बली फिरदौस राय वाइस चेयरपर्सन भी तैनात हो गई एफडीए में। उन्होंने भी कोशिश की, उन्होंने कमिश्नर इशरत अली को और उसके बाद कमिश्नर साकिब मनान को भी इस बात पे राज़ी किया कि इस इदारे को फंक्शनल किया जाए। फीते भी 2 बार काटे गए और इसके इजलास भी हुए, बहुत सारे सेशंस भी हुए। गो के मामला यहाँ पे आकर रुक गया कि इसको फंडिंग कहाँ से मिलेगी। हुकूमत पंजाब को फंडिंग के लिए लिखा, उन्होंने कह दिया आपके पास बिजनेस प्लान नहीं है, हम इसको फंडिंग नहीं दे सकते। उन्होंने बामुश्किल एफडीए को राज़ी किया कि 1 करोड़ रुपए की फंडिंग उन्होंने उधार देने का वादा कर लिया। अब वो 1 करोड़ रुपया कहाँ जाएगा, उसके लिए टीपा का अकाउंट भी नहीं था। पिछले 8 साल से टीपा एक चल रहा है, उसका ज़ाती अकाउंट ही नहीं है। अकाउंट की अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लिखा गया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कहा कि आपके पास पहले कितने फंड्स हैं वो बताएं। अब अकाउंट ही नहीं है तो फंड्स कहाँ से होंगे? ये फंड्स आप जो इससे उधार ले रहे हैं, किस तरह उधार ले रहे हैं, किस तरह वापस करेंगे, वो उस बात में पड़ गए। और इसी दौरान अदम एतमाद की तहरीक आई और गवर्नमेंट का जो था वो बसात लपेट दी गई। और अब टीपा भी जो है वो हमें इसी तरह नज़र आ रहा है। अब चेयरमैन एफडीए कोई नहीं है, वाइस चेयरपर्सन कोई नहीं है। इससे नज़र ये आ रहा है कि टीपा भी जो है बिल्कुल उसी तरह ये साल भी गुजर जाएगा जो पिछले 8 साल गुजरे, ये माली साल भी जो है वो गुजर जाएगा और टीपा फंक्शनल नहीं होगा। और अफसोस की बात यह है कि अगर फैसलाबाद में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की बात की जाए तो वो उसकी तादाद लाखों में है और इसमें शहीद होने वाले या उसमें ट्रैफिक हादसात में मरने वालों की तादाद 1 लाख से ज़ायद है। ये पिछले 10 साल की जो है वो रेस्क्यू 11 की रिपोर्ट के मुताबिक। अब हमें नज़र ये आ रहा है कि मौजूदा 1.5 साल जो है जिसमें मौजूदा अगर गवर्नमेंट रहती भी है नून लीग की, तो उनके पास भी इतना वक्त नहीं होगा और उनके पास भी इतने वो सरकर्दा कारकुन नहीं होंगे जो टीपा को फंक्शनल करने के लिए कुछ एफर्ट कर ये सकें। बड़ी दुख की बात है, स्पेशली रमज़ान जो आपने नंबर्स मेंशन किए, जो फैमिलीज इफ़ेक्ट होती हैं और कई दफ़ा किसी की भी गलती नहीं होती है। रोड नेटवर्क कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुआ होता है कि सामने से आपको आती हुई गाड़ी या कोई भी व्हीकल आपको नज़र नहीं आ पाता है, या प्रॉपर जो फुटपाथ्स होने चाहिए जहाँ पे प्रॉपर्ली लोग अगर सड़क क्रॉस करना चाह रहे हैं, इशारे जहाँ पे वर्किंग होने चाहिए ताकि लोग सही तरह से कर सकें। तो बड़े अफसोस की बात है कि कितने लोग अपनी जान खोते हैं और कितने लोग अपने प्यारे इसी तरह से गुजरते हुए देखते हैं। आगे बढ़ते हुए एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें एक दो चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगा। ये सिर्फ रोड डिज़ाइनिंग जो है, ये सिर्फ रोड डिज़ाइनिंग या ट्रैफिक जैम ही एक मसला नहीं है, इससे बहुत सारे हमारे मसाइल जुड़े हुए हैं। अगर आप बेहतर रोड डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, आपको बहुत सारा वक्त जो आप उस सफ़र में गुजारते हैं, आपके पास उस वक्त की बचत होती है। आपके पास जो आपकी गाड़ियों की डेप्रिसिएशन है वो बच जाती है, आपकी जो फ्यूल कास्ट है वो बचती है। आप जो बार बार रोड्स को आपको उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उसका पैच वर्क करना पड़ता है, वो आपकी सबसे अहम बात कि आपकी कीमती जानों का ज़या नहीं हो पाता। तो इसके साथ बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जुड़े हुए हैं, लेकिन हुकूमतें इस मसले को संजीदगी से नहीं लेती और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमेशा फैसलाबाद जैसे शहर को इग्नोर किया जाता है और सिटी 41 इस मामले में अपनी भरपूर जिम्मेदारी अदा कर रहा है कि फैसलाबाद को एक आवाज़ दी है इन्होंने, लेकिन अभी भी इसके ऊपर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है और ये बताने की ज़रूरत है तख्ते लाहौर को भी, फैसलाबाद भी एक ऐसा शहर है जो कि अरबों रुपए आपको रेवेन्यू देता है और पंजाब में ये सबसे बड़ा शहर है जो इतना बड़ा रेवेन्यू देता है, तो इसको छोटा सा एक ये इदारा तो दिया जा सकता है। बिल्कुल। एंड रमज़ान, आई थिंक आप इससे ज़्यादा सही जो बात है वो शायद नहीं हम कर सकते इस शो में कि फैसलाबाद का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर, इंडस्ट्री वाइज, और फिर भी हमें निगलेक्ट कर दिए जाते हैं। विदाउट अ डाउट सिटी 41 की हमेशा कोशिश रही है और इस इदारे की हर फर्द की हमेशा ये कोशिश रही है कि फैसलाबाद का कोई भी मसला और कोई भी आवाज़ दब ना पाए, निगलेक्ट ना हो पाए और इग्नोर ना की जा सकती हो। आगे बढ़ते हुए इंटरसिटी ट्रैवल के हवाले से रमज़ान अगर हम बात करते हैं
बहुत सारे लोग हैं ऑन अ डेली बेसिस, नहीं तो वीकली बेसिस पे ज़रूर ट्रैवल करते हैं, फैसलाबाद शहर में काम करते हैं, रहते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंट रोड नेटवर्क्स की बात करते हैं जो कि इंटरसिटी ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, अगर हम जड़ावाला रोड की बात करें, सरगोदा रोड की बात करें, चिन्योट रोड की हम बात करें, अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट हमें नजर नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और मुझे खुशी हुई इस बात की कि इवन कि आपने इन सड़कों का सफ़र नहीं भी किया तो इस कमरे में बैठे हुए भी, आपको स्टूडियो में बैठे हुए भी अंदाज़ा है कि लोगों को किस किस्म के मसाइल का सामना करना एक्चुअली पड़ता है। रमज़ान, मेरा एज अ लड़की जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बड़ा मुख्तलिफ होता है, और मेरा इन सारी रोड्स पे किसी ना किसी वक्त में ट्रैवल करना मुझे पड़ा है। कई दफ़ा अकेले भी इनफैक्ट मुझे ट्रैवल करना पड़ा है, और सेफ्टी का इशू तो मैंने अभी मेंशन ही नहीं किया क्योंकि हम तो अभी रोड नेटवर्क्स के हवाले से बिल्कुल बात ऐसा करें। ही। लेकिन जब एक रोड टूटी हुई होती है उस पर ट्रैवल करने में, और एक रोड जो कि बनी हुई है उस पर ट्रैवल करने में सेफ्टी का भी बड़ा आप में डिफरेंस होता है। इम्पैक्ट आपको है। पता है इन सड़कों के ऊपर वारदातें भी बहुत होती हैं, जिनकी वजह से लोग अवॉइड करते हैं। लड़कियां स्पेशली अगर अकेली ट्रैवल कर रही हैं या खवातीन अगर ट्रैवल कर रही हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स का पता है जिसकी वजह से खवातीन अवॉइड करती है। तो ये एक ऐसा इशू है जो कि मर्द, खवातीन, हर कोई जो फैसलाबाद शहर से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आना जाना हुआ है, जो नहीं भी यहाँ पे रहते उन्होंने बिल्कुल जरूर ऐसा एक्सपीरियंस ही किया। है। अगर हम अमीनपुर रोड की बात करें तो लीगी दौरे हुकूमत में उसके ऊपर काम शुरू हुआ था, और जो ही आप मोटरवे क्रॉस करते हैं तो अमीनपुर के करीब बहुत चंद किलोमीटर का एक हिस्सा है जिसको लीगी दौरे हुकूमत में जो था वो काम रोक दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और पीटीआई गवर्नमेंट गुजरी, और अब जबकि दोबारा लीगी गवर्नमेंट आ चुकी है, अभी तक वो सड़क जूं की तूं है, और वो जिस तरह आपने निशानदेही की कि वो इंतहाई गैर महफूज इलाका है। दूसरी तरफ रोड आ जाता है झंग रोड, जो कि पहले पेंसरा को फैसलाबाद से मिलाता है और फिर गोजरा और झंग को फैसलाबाद से मिलाता है। अगर आप सफ़र करें पेंसरा तक तो आपको एक तरफ से तो नई सड़क मिल जाती है सफ़र करने की, लेकिन पेंसरा से वापसी पर आपको टूट फूट का शिकार जो है वो सड़कें मिलती हैं। साबिक डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद से इस मामले के ऊपर बात भी हुई, और उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से जो हमें 3 करोड़ रुपए फंड्स दिए जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस रोड की जो है वो पैच पर हो सके, लेकिन अब वो इतना टूट फूट का शिकार हो चुका है, मुझे ये लगता है कि मौजूदा दौर हुकूमत में उसका कोई पैच वर्क नहीं होगा। जो ही फैसलाबाद शहर की सड़कें मुकम्मल होंगी तो जो इंटरसिटी रोड्स हैं वो जो हैं वो एक बड़ा चैलेंज बन जाएंगे। दूसरी तरफ जो सड़क गोजरा को फैसलाबाद से मिलाती है वो उसका एक हिस्सा लीगी दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुआ, और गोजरा से ताल्लुक़ रखने वाले जो लीगी पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने उसको फंड से उसके ऊपर काम किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसका क्वालिटी का ये लेवल है कि जो सड़क पुरानी है वो अभी भी किसी हद तक काबिल इस्तेमाल है, और जो लीगी दौरे हुकूमत में नई सड़क बनी वहाँ पर खड्डे हैं, गड्ढे हैं, गाड़ी कभी उधर बजती है, कभी उधर बजती है, कभी कोई उधर मूव कर रहा है, कभी उधर मूव कर रहा है, और जो लोकल गवर्नमेंट है इस वक्त एग्जिस्ट कर रही गोजरा में, उसको इतनी भी तौफीक नहीं है कि वहाँ पे पैच वर्क मुकम्मल कर ले। दूसरा हिस्सा जो झंग को पेंसरा से मिलाता है, नया लाहौर के मुकाम पर वो इस कदर टूट फूट का शिकार है, और जब आने वाले दिनों में बारिशें होंगी तो यकीन करें वहाँ पर गाड़ियाँ पानी में भी डूबेंगी, लोग दुआएं करते हैं, और वहाँ से आने वाले जो ऑफिसर्स हैं वो इस कदर परेशान नज़र आते हैं, और वो कहते हैं कि हम ऑफिसर्स होने के बावजूद बेबस हैं। अफसोस की बात यह है कि वहाँ पे अगला ज़िला शुरू हो जाता है और इधर फैसलाबाद है, और बैनुल ज़िला सड़क जो है वो हाईवे की जिम्मेदारी हो सकती है क्योंकि उसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड्स में फंड्स नहीं दिए जाते, तो उस मामले के ऊपर भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। इसके साथ है समुद्री रोड जो फैसलाबाद और समुद्री को मिलाता है। समुद्री चूँकि फैसलाबाद के अंदर ही मौजूद है, ये सड़क जो है वो तकरीबन सारी नई बन चुकी है, लेकिन जो ही आप समुद्री से निकलते हुए फैसलाबाद का रुख करते हैं तो वहाँ पर भी आपको खासा पैच वर्क होने वाला नज़र आता है। तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री फैसल सुल्तान से गुजारिश भी करूँगा, अगर आप सुन रहे हैं तो इस मसले को देखिएगा और वहाँ पे पैच वर्क कर दें, ताकि वहाँ से जो ही लोग आपका शहर छोड़ के बाहर निकलें तो आपको लोग दुआएं दें। अगर कोई गलती से फैसलाबाद का रुख कर ले तो वो पूरा रास्ता यही ना सोचते रहें कि ये हमने क्या कर दिया अपने साथ, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है। स्पेशली अगर हम सर्टन रोड्स की बात करते हैं जो कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से फैसलाबाद के साथ अटैच हो रही होती हैं, आई थिंक वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं। अपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी जहाँ पर रोड नेटवर्क्स एक बहुत बड़ा पोटेंशियल इशू है, और जो टूटी हुई सड़कें हैं, अभी अगर ये हाल है, बारिशों के बाद क्या हाल होगा?
होता असल में मसला ये है कि सड़कें चारकोल से बनाई जाती हैं हम्म, और जो ही इसको थोड़ा सा पानी टच करता है इसकी जो लाइफ है वो कम होना शुरू हो जाती है। और कहीं पे अगर एक खड्डा पड़ गया तो इसका मतलब है वहाँ पे पानी रुकेगा और वो सीपेज होगी और जहाँ जहाँ वो जाएगा उस जगह जगह से मजीद उसको कमज़ोर करेगा, उसकी लेयर जो है वो कमज़ोर होती जाएगी और फिर वो टूटना शुरू हो यानी कि जाएगी। उसका लाइफ टाइम भी लाइफ एक्चुअली टाइम इफेक्ट होगा। जो है वो बारिश के साथ जो है बड़ा जुड़ा हुआ है। जो ही बारिश होगी उसकी जो लाइफ है वो कम होना शुरू हो जाएगी और अगर पानी रुक गया तो फिर तो मजीद। अगर आप चूंकि आप शिवपुरा रोड का सफ़र करती हैं तो इस बात का इसको ज़रूर नोटिस किया होगा आपने कि जहाँ जहाँ पर पानी रुकता है वहाँ वहाँ से सड़क जो है वो टूट चुकी है और वहीं वहीं जो है वो पैच वर्क की ज़रूरत पड़ती है। एंड रमज़ान, मुझे याद है लास्ट ईयर जब बारिशें हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा बारिशें सर्टन मंथ्स के अंदर हो रही थी, तो रोज़ नदी का मंजर पेश कर मंजर होता था इसी रोड के ऊपर। और ऑफिस आते हुए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा फ़र्ज़ है, हम आते हैं जैसा मर्जी सड़क हो, जिस तरह की टूटी हुई हो, बनी हुई हो, पानी खड़ा हो नहीं खड़ा हो, हमने तो आना होता है। और मज़ीद भी आई थिंक ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको आगे की स्टोरी बताएंगे, तो कहीं मच जाएगा हमारे साथ ही। वेलकम बैक। सिरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज फैसलाबाद शहर की डेवलपमेंट के हवाले से डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि वो इश्यूज़ जो कि यूजुअली मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिस्कस नहीं किए जाते उनको हम आज अपने शो में ज़रूर डिस्कस कर पाएँ। आगे बढ़ते हुए मानसून के हवाले से रमज़ान, हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे, अगर हम शेखपुरा रोड की ही बात करें तो आई थिंक हम सब ने एक्सपीरियंस किया, स्पेशली ऑफिस आते हुए हमें अंदाज़ा हो जाता है कई दफ़ा बारिश ज़्यादा हुई हो किसी भी किस्म की वासा की तरफ से, बहुत टाइम लग जाता है। एटलीस्ट एक दिन तो ज़रूर लगता है, अगर एक दिन बारिश हुई है अगले दिन तक ज़रूर पानी वहाँ पर नहीं खड़ा होता, लेकिन उस दिन तकरीबन पूरा दिन पानी आपको खड़ा ही मिलेगा सड़क के ऊपर। करंटली और आने वाला जो कुछ अरसा है, क्या प्रेपरेशन है मानसून को लेकर, और क्या इस बार, क्योंकि गवर्नमेंट भी बदल चुकी है, क्या वासा की कारकर्दगी बेहतर होगी? वास्तव की कारकर्दगी तो हम डिस्कस करते हैं। आपने जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने शिवपुरा रोड जो है वो विज़िट किया होगा, क्योंकि आपका आना जाना है, तो आपको जो डिवाइडर है आपको बीच में वहाँ पे एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन, एक बड़ा नाला नज़र आता है। नाले के इर्द गिर्द उन्होंने छोटे छोटे पाइप लगाए होते हैं कि जब भी बारिश हो तो पानी जो है वो ड्रेन में चला जाए। आप मानसून की तैयारियों के हवाले से हमारे महकमों की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो जो ड्रेन आउट जिन्होंने करना होता है, सड़क का पानी नाले में फेंकना है, वो छोटे 4 से 5 इंच के पाइप्स हैं, उनको भी साफ़ नहीं किया जाता। कि जो ही थोड़ी सी बारिश हो पानी अल्टीमेटली वो बड़े पाइप से वो गंदे नाले में चला जाएगा और इजीली ड्रेन आउट हो जाएगा और शेखपुरा रोड के ऊपर जो बदहाली होती है उससे बच जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसमें वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उन पाइप्स की, उन ड्रेन्स की, छोटी ड्रेन जो 4 से 5 इंच की हैं, उनकी सफाई नहीं करता। वसा की जिम्मेदारी है कि वो पानी को डिस्पोज ऑफ करे। वसा हुकाम और वसा का जो अमला इस तरफ डिप्यूट है वो भी जिम्मेदारी अदा नहीं करता। इसके साथ साथ रोड डिपार्टमेंट की जानिब से भी जिम्मेदारी नहीं अदा की जाती। वसा ये कहता है कि उस पानी को हमने डिस्पोज ऑफ करना है जो उनके नेटवर्क में आ गया है, जो सड़कों के ऊपर पानी खड़ा है उसको डिस्पोज ऑफ करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए सारे महकमे जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करते हैं, जिसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है, मुझे भुगतना पड़ता है। और दिलचस्प बात यह है कि जो पिछली बारिश थी, मैं दिल ही दिल में सोचता था कि जब मोटरसाइकिल बंद हो जाती है तो लोग क्या सोचते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मैंने एक्सपीरियंस किया लास्ट ईयर। मतलब 3 दहाइयां मैं गुजार चुका हूं जिंदगी की, इसके बावजूद मुझे नहीं पता था कि जब मोटरसाइकिल पानी में बंद होती है तो क्या करते हैं। लेकिन जब से मैं फैसलाबाद हूँ, ये पहली बार मुझे मौका मिला। अच्छा, अब आपने एक्सपीरियंस किया है तो ये भी हमारे शहरियों को भी बता दें। अच्छा, हुआ अब ये कि पानी इतना ज़्यादा था, कोई वहाँ से ड्रेन आउट करने के लिए वासा ने कुछ भी नहीं किया, वेस्ट मैनेजमेंट ने कुछ नहीं किया। तो पानी पुल से जब उतरे तो आपको इस तरह नज़र आ रहा था कि जैसे आप किसी नदी नाले में जो है वो या नहर में घुस गए हैं, और वहाँ पे रश ही रश। मैं एक साइड पे मोटरसाइकिल चला रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अचानक वो थोड़ा सा एक खड्डा आया, पानी में मोटरसाइकिल थोड़ी सी गहराई पे गई तो मोटरसाइकिल बंद हो गई। अब साइड पे ला के उसको चलाया और परेशान खड़ा हूँ कि अजीब हालात होंगे। तो 5 मिनट गुजरे हैं, फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट किया है, फिर आगे गया हूँ, मजीद गहरा पानी है।
अच्छा, वहाँ पे साइड पे लगा के मैंने वीडियो बनाई और फुटेज भिजवा दी टेलीविजन को, पता चल जाए ये सूरत हाल है। अच्छा, थोड़ी दूर नज़र पड़ी तो हमारे रिपोर्टर फजील साहब भी उसी पानी में फंसे हुए हैं, गाड़ी बंद करके बैठे हुए हैं। अच्छा, थोड़ी ही देर बाद जब हमारे एक से दो दोस्तों के साथ और रब्ता हुआ तो वो भी इसी सड़क के ऊपर पानी में फंसे हुए थे। जब इसी दौरान जफर डोगो साहब का मुझे फ़ोन आता है कि भाई ये क्या सूरत हाल है शेखपुरा रोड की, यहाँ पे तो पानी पानी है। दूर नज़र दौड़ाई तो डोगो साहब भी पानी में, गाड़ी तो बंद नहीं हुई लेकिन वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि रास्ता बने और यहाँ से पानी। अफसोस की बात यह है कि जबकि हमें पता है, हम चंद सालों से रिपोर्ट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पानी रुकना है। मिल्ल चौक में पानी रुकना है, शिवपुरा रोड के ऊपर पानी रुकना है, इकबाल स्टेडियम में पानी रुकना है, एलसीएम स्कूल के सामने पानी रुकना है, गुलाम अहमदाबाद में पानी रुकना है। हमें जब ये भी पता है कि मंडी मोड़ और मंडी क्वार्टर में जो है वो पानी रुकना है, हमें ये भी पता है कि अल्लामा इकबाल कॉलोनी के पार्क्स में पानी जाना है, तो वासा हुकाम और दीगर महकमे और ज़िला इंतजामिया सोई हुई है कि इन्हें नहीं पता। पिछली कई दिहाइयों से यहाँ पे नौकरियाँ भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, करोड़ों के फंड्स भी आ रहे हैं, अरबों लगाई भी जा रहे हैं, इसके बावजूद कुछ नहीं होता। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर थोड़ा सा बर वक्त अगर प्लान कर लिया जाए तो सूरत हाल बेहतर हो। सिर्फ उसके वो 5 इंच के नाले खोल दिए जाए ना, एक बंदा लगा के, एक दिन का काम है और फोरकास्ट इनको बर वक्त आ जाती है। ये नहीं होता कि रात को अचानक पता चलता है कि बारिश हो गई है। वासा के पास और तमाम महकमों के पास बिफोर टाइम फोरकास्ट आ चुकी होती है कि आज रात 12 बजे इन इलाकों में बारिश ज़्यादा होगी, इन इलाकों में कम होगी। वो थोड़ी सी वेरिएशन ज़रूर हो सकती हैं लेकिन आइडिया ज़रूर होता है। तो बिफोर टाइम ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होता। वासा की जानिब से कैंप्स लगा दिए जाते हैं लेकिन उनके वो रिजल्ट्स हमें मौसूल नहीं होते, उसका फ़ायदा जो है वो आम आदमी को उससे तक नहीं पहुंच पाता। और जो पिछले साल हुआ, ईद के दिनों में जो हुआ वो आपके सामने है। और अफसोस की बात यह है कि फिर ये हुआ कि फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पार्लियामेंटेरियंस ने वासा इंतजामिया के ऊपर चढ़ाई कर दी। फिर ये फैसला हुआ कि सबसे पहले कंप्लेंट्स जो हैं वो हल होंगी जो कि फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पार्लियामेंटेरियंस देंगे। फिर आम की आवाज़, अगर आप अपोजिशन में हैं तो इसका मतलब है आपका मसला जो है वो 2-4-5 दिन बाद ही हल होगा, पहले तो एमपी एमएनए का मसला हल होगा। तो अब ये देखना है कि अब मॉनसून जो है वो आने वाला है। अफसोस की बात यह है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से मॉनसून ग्रांट भी अभी वासा के हवाले नहीं की गई, लेकिन कुछ 4 अरब रुपये के से ज़ायद के जो फंड्स हैं वो वासा को दिए गए थे मुख्तलिफ जगहों पे सीवरेज लाइन डालने के लिए। जो शक्कर मशीन्स हैं और जेटर्स हैं उनकी खरीदारी के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो पैसे दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक खरीदारी मुकम्मल इसलिए नहीं हो पाई कि जितनी रकम उन मशीनरी की खरीदारी के लिए चाहिए वो अभी वासा के हाथ नहीं आई। और हमने पिछले साल मुल्तान से और लाहौर से जेटर्स और शक्कर मशीनें मंगवाई और फैसलाबाद को रिलीफ फराहम किया। अब दिलचस्प बात यह है कि फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी खुद मशीन देती है, मतलब उन्होंने डीजी खान में जब नई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी डेवलप हुई तो यहाँ से मशीनरी भेजी गई, लेकिन वासा की सूरत हाल ऐसी है, वासा इतना गरीब इदारा है कि दीगर शहरों से वासा फैसलाबाद को असिस्ट करने के लिए स्टाफ भी आता है। रमजान, अगर हम लाहौर की बात करते हैं या इवन जब हम रोड कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करते थे वहाँ पर भी ये पॉइंट हाईलाइट हुआ कि लाहौर इवन तो सिर्फ 2 घंटे दूर है लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, फैसिलिटीज़ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो कहीं आगे है फैसलाबाद शहर से। इसी तरह से वासा की अगर हम बात करते हैं, लाहौर में भी बारिशें होती हैं लेकिन वहाँ पे पानी खड़ा हुआ उस तरह के मंजर हमें नज़र नहीं आते जिस तरह के फैसलाबाद में आते हैं, जहाँ पर नदी का मंजर पेश हो रहा होता है, आपके घुटनों तक नहीं तो कई दफ़ा घुटनों से भी ऊपर पानी खड़ा होता है। पिछली दफ़ा मुझे याद है जब बारिशें हो रही थी जहाँ पर मोटर बाइक्स भी बंद हो रही थी, मुझे याद है कि एक दफ़ा इस तरह से हुआ था कि इतना ज़्यादा पानी था कि गाड़ी फ्लोट कर रही थी। ऐसा है, और वो लम्हा मेरे लिए बहुत मैं सहम गई थी उस वक्त। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है, सिर्फ एक इंसिडेंट है। आई नो कि लोगों ने वे वर्स एक्सपीरियंस करना पड़ा। चौक में ऐसा ही होता है, गुज्जर बस्ती की कुछ गलियां जो हैं वहां पे ऐसे मंजर पेश आते हैं। मंडी मोड़ की का जो चौक है साथ में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वहाँ पे ऐसे मंजर जो हैं वो नज़र आते हैं। सरगोदा रोड थाने के अंदर पानी दाखिल हो जाता है और हमारी जो अदालतें हैं उनमें पानी दाखिल हो जाता है। अलाइड अस्पताल से पानी नहीं निकलता, जनरल अस्पताल के सामने जो है वो पानी नज़र आता है। ये इलाके मुझे याद हो गए हैं, अफसरान जो हैं वो इस मामले में पता नहीं क्या सोचते हैं। अच्छा, लाहौर से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, वासा फैसलाबाद क्यों उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता? वासा फैसलाबाद को जो फंड्स दिए जाते हैं, जो सब्सिडी की मद में फंड्स दिए जाते हैं वो लाहौर की निस्बत खासे कम है। यहाँ पर हाउस होल्ड्स की तादाद जो है वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब है। वहाँ पर जो है वो हाउस होल्ड्स की तादाद इससे 2 गुना होगी, लेकिन फ़ंड्स जो हैं उनकी तकसीम बड़ी
मुख्तसर है फैसलाबाद में। जितने फंड्स वासा मुल्तान को दिए जा रहे हैं, जितने फंड्स वासा गुजरांवाला को दिए जा रहे हैं, जितने फंड्स वासा रावलपिंडी को दिए जा रहे हैं, उतने ही फंड्स वासा फैसलाबाद को दिए जा रहे हैं। लेकिन ये इस बात की आप भी चश्मदीद गवाह हैं कि फैसलाबाद जो है वो पंजाब का लाहौर के बाद दूसरा बड़ा शहर है, तो उस तनासब से हुकूमत पंजाब की जानिब से इसको फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी हमेशा इसे ही समझते हैं कि जो पानी है ये तो अल्लाह की देन है और ये मुफ्त में मिलेगा हमें, और जो पानी हमारे घरों में आ रहा है इसको तो हम कोई बिल नहीं देने वाले, और जो सीवरेज की नाली है वो भी फ्री ऑफ कास्ट है, वो तो गली में भी छोड़ा जा सकता है। इस बात को भी फैसलाबादी समझने के लिए तैयार नहीं कि जो सर्विस आपने लेनी है उसके इवज़ आपने पे करना है। अगर आप बहुत थोड़ी रकम पे करना शुरू कर दें तो आपको पीने का साफ पानी भी मिलेगा, आपको सीवरेज की बेहतर सहूलियात भी मिलेंगी, लेकिन अवाम बज़िद हैं कि पहले सर्विस दें फिर हम बिल देंगे। अच्छा रमज़ान, अगर कलेक्शन के हवाले से बात करें, किस हद तक क्या परसेंटेज है फैसलाबाद के शहरियों की जो एक्चुअली में बिल पे करती है पानी का? जिस तरह से दो तरह की बिलिंग हो रही है फैसलाबाद में, एक है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कलेक्शन वासा कर रहा है, और दूसरी है डोमेस्टिक। जो इंडस्ट्रियल है या कमर्शियल है, इंडस्ट्री से और दुकानदारों से जो पैसे लेने हैं उसमें वासा फैसलाबाद जो है वो 95% रिकवरी करने में कामयाब हो रहा है। कुछ बैड डेट्स होंगे, कुछ सरकारी इदारे भी जो हैं वो सांप बन के बैठे हुए हैं, बिल नहीं दे रहे हैं, और फेस्को भी उन्हीं इदारों में से एक है जो आए रोज़ दूसरे दिन कनेक्शन काट दिए जाते हैं वासा के। फेस्को ने ज़ाती तौर पर NTDC ने पैसे जो हैं वो वासा के देने हैं वो नहीं अदा हो रहे, ताहम वो एक कंट्रोवर्शियल इशू है। लेकिन फैसलाबाद के जो डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं उनमें आलमोस्ट 65% जो है वो वासा रिकवरी कर पा रहा है। जो 35% या इससे ज़ायद बनती है रकम वो रिकवरी नहीं कर पा रहा, और अभी भी शहरियों की तरफ जो वासा ने शहरियों की जानिब हैं वो 2 अरब रुपए के लगभग रकम है, और वो शहरी जो हैं उन बिल्स को अदा नहीं कर रहे। लेकिन इसके साथ साथ ये शहरियों का अकेला कसूर नहीं है, दूसरी जानब वासा में भी नाअहल अफसरान रहे हैं और अभी भी कहीं ना कहीं कोने खुदरों में छुपे बैठेंगे जो कि इन मामलात को बेहतर अंदाज में जो है वो अंजाम नहीं दे पा रहे। बहुत से ऐसे अफसरान हैं जो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं रिकवरी यकीनी बनाने के लिए, लेकिन बहुत से ऐसे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो जिम्मेदारी महसूस ही नहीं करते। यही वजह है कि बहुत सी ऐसी कॉलोनीज फैसलाबाद में मौजूद हैं जहां पर रिकवरी जो है वो 10% से भी कम है। वासा इंतजामिया की जानिब से बार बार कोशिश भी की गई कि इन कॉलोनीज के कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए जाएं, डिस्कनेक्ट किए भी गए, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर जो है वो सियासी प्रेशर भी आता है, इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, और तरह तरह के मामला जो हैं वो उन्हें जो है बर्दाश्त करने पड़ते हैं। बिल्कुल, और ऑफ कोर्स जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ मेजर चेंजेस के हवाले से जो कि सिविल सर्विसेज के जो कुछ ऑफिसर्स हैं वो फैसलाबाद शहर में चेंज किए गए हैं। क्या वजह है, क्यों हुआ है ये, और इसका क्या इफेक्ट होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज डिफरेंट डेवलपमेंट इश्यूज जो कि फैसलाबाद शहर को फेस करने पड़ते हैं उनके बारे में हमने बात की, जहां पर रोड कंस्ट्रक्शन के हवाले से, वासा की कारकर्दगी के हवाले से भी हमने बात की। और अब वक्त है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमने रिसेंटली देखी है, सिविल सर्विस के कुछ ऑफिसर्स को फैसलाबाद शहर में तब्दील किया गया है। इसके पीछे क्या वजह थी, क्यों ये तब्दीली ज़रूरी लगी करंट गवर्नमेंट को, जहाँ पर ऑलरेडी कई डिफरेंट चेंजेस हमें नज़र आए हैं पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, वहाँ पर ये चेंज क्यों आया, इसके पीछे क्या रीज़न थे, इसके बारे में बात करेंगे। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हमारी डेली रूटीन और ज़िंदगी के ऊपर, इसके बारे में बात करते हैं। रमज़ान, सबसे पहली चीज़ जो कि आई थिंक बड़ी ज़रूरी है, ये चेंजेस क्यों आए? जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो क्यों ज़रूरी होता है फौरी तौर पे ऑफिसर्स को चेंज करना? आप ये समझें कि एक मैसेज देना होता है कि मैं आ गया हूँ, पावर मूव, मैं आ गया हूँ, ताकि उसके आने का अंदाज़ा जो है वो सबको हो जाए और ये मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया जाए। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि अगर आपका सब ऑर्डिनेट जो है वो पहले से ही एक पोजीशन पे बैठा है तो हाई कमांड पे अगर कोई पोजीशन किसी की चेंज भी हो जाती है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप अपना नया कमांडर, नया एलची, आप अपना नया सब ऑर्डिनेट खुद अपने हाथों से वहाँ पे भेजेंगे तो उसे पता होगा कि भाई उसको यहाँ पे तैनात करने वाला कौन है। एक ये भी फैक्ट होता है। तो जब भी हुकूमतें बदलती हैं
वो यकीनन सिविल सर्विस में मौजूद जो ऑफिसर्स हैं उनकी तब्दीली जो है वो मुमकिन बनाती हैं। इसके साथ साथ पुलिस में जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी तब्दीली जो है वो मुमकिन बनाती हैं। नो डाउट इसमें ऐसा भी होता है कि आप अपने हाथ का ऑफिसर इसी भी लगाना चाह रहे होते हैं कि आप उस शहर में सर्विस डिलीवरी को बेहतर कर सकें। ये एक फैक्टर मौजूद है और नून लीग की गवर्नमेंट की जानिब से हमेशा ऐसा रहा है कि वो फैसलाबाद में हमेशा एक ऐसा ऑफिसर तैनात करते हैं जिसके ज़रिए वो अवामी डिलीवरी को, सर्विस डिलीवरी को बेहतर बना सकें। फैसलाबाद में जो तरक्याती काम हैं उनको मौसर अंदाज में कंपैरेटिवली अगर हम देखें दोनों गवर्नमेंट्स में, प्रीवियस एंड करंट गवर्नमेंट में, लगता है कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट की ज़्यादा फोकस रहा है फैसलाबाद शहर के? बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा। नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर ज़्यादा फोकस रहा होता तो फैसलाबाद की ये सूरत हाल ना होती, क्योंकि 2008 से 2013 तक भी पंजाब में लीगी हुकूमत थी, 2013 से 2018 में भी पंजाब में लीगी हुकूमत थी। तो उस दौरान फैसलाबाद को कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो इस सेंस में नहीं मिल सका कि आप ये कह सकें कि लीगी हुकूमत ने इसमें अपना अहम किरदार अदा किया है। फैसलाबाद में चंद बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनमें आप बात कर सकते हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ये एक अच्छा इजाफा था लीगी हुकूमत की जानिब से। इसके अलावा हसीब शहीद हॉस्पिटल, ये भी एक अच्छा इजाफा था लीगी हुकूमत की जानिब से। इसके साथ साथ जो झाल अंडरपास है वो भी एक अच्छा इजाफा था। पीटी गवर्नमेंट की जानिब से जो काम किया गया वो ये था कि जो इन हस्पतालों के ऊपर किसी हद तक काम किया गया, लेकिन वो पहले से ही इतने ज़्यादा बड़े मंसूबे जो थे वो लीगी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए थे, उनकी तकमील ही पीटीआई गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज रही, जिस वजह से ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन कंपैरेटिवली लाहौर को जब हम कंपेयर करते हैं फैसलाबाद से, तो ये बहुत बड़ा गैप है जिसको शायद आइंदा 10 सालों में भी जो है वो फिल नहीं किया जा सका। और उसमें सबसे बड़ी नालायकी फैसलाबाद से पार्लियामेंटेरियंस की है, जिन्होंने फैसलाबाद की सही अकासी हुकूमत पंजाब की सतह पर और फेडरल गवर्नमेंट की सतह पर नहीं की, जिससे ये मसाइल रहे। अब जबकि ऑफिसर जो हैं वो एक बार तब्दील हो रहे हैं और हुए हैं, कमिश्नर जो थे वो तब्दील किए गए, लेकिन नए तैनात होने वाले कमिश्नर ने फैसलाबाद का चार्ज नहीं लिया अभी तक। तमाम पुलिस में ऑफिसर्स भी जो हैं वो तब्दील हुए। इसके साथ डिवीज़न के चारों डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो तब्दील कर दिए गए। फैसलाबाद से मोहम्मद अली जो हैं वो रुखसत हुए और उसके बाद अली शहजाद आए। अली शहजाद भी अब रुखसत होकर उनकी जगह लेफ्टिनेंट रिटायर जो हैं वो सुहेल अशरफ मौजूद हैं। काफ़ी बोल्ड ऑफिसर हैं, पूरे एतमाद नज़र आते हैं और काम करना चाहते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करना चाहते। वो ये भी चाहते हैं कि अगर कहीं पे वॉल चॉकिंग का मसला है तो उसको भी हल किया जाए, किसी गटर का ढक्कन गायब है तो उसको भी। और मैं ये समझता हूँ कि यही हकीकी सर्विस डिलीवरी है कि आप छोटे छोटे मसलों को टेकअप करें, आप उनको हल करें। किसी घर के बाहर कचरा पड़ा है तो वो आप उठवा दें। सिर्फ कचरा उठवाने से कम वो घर जो है वो आपकी सर्विस डिलीवरी के साथ जो है वो मुतमईन हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप कश्मीर पुल अंडरपास जैसे अंडरपास बनवाएं तो ही शहरी जो हैं वो आपसे राज़ी होंगे। नो डाउट इनकी भी बहुत ज़रूरत है, लेकिन पहले छोटे मसले जिनके लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगना। एंड किसी मोहल्ले की जैसे आप सड़क बनवा देते हैं, आई थिंक वो एक बड़ा डिप्लोमेटिक मूव होता है जो कि बहुत सारे वोटर्स को आपकी फौरी तौर पे आपकी साइड पे करते हैं। उसमें चूंकि डिप्टी कमिश्नर या सिविल सर्विस के ऑफिसर्स को वोट की तो इस तरह इस सेंस में जरूरत नहीं होती, लेकिन सर्विस डिलीवरी के लिए उनकी बड़ी सपोर्ट की जरूरत होती है। आप अवाम के साथ कनेक्शन अवाम के साथ कनेक्शन की मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं कि उनकी सर्विस डिलीवरी ये है कि वो छोटा सा भी काम अगर कर रहे हैं तो बिफोर एंड आफ्टर भी इसको कंपेयर करते हैं, बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे सीवरेज का मसला था, वासा को कह के हल करवा दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छे डिप्टी कमिश्नर की एक ये भी निशानी होती है कि वो आवाम की पल्स पे हाथ रख के बैठा होता है कि मसला क्या है, इनको क्या चाहिए। सस्ती रोटी तो फराहम नहीं कर सकता डीसी, सस्ती सब्जी फराहम करने के लिए कोशिश की जा सकती है कि वो तय करदा निर्ख के ऊपर तो कम से कम फराहम कर सकता है। जो लिस्ट आपने जारी किया है उसके ऊपर तो सब्जी बेची जा सकती है। अगर शहर के अंदर कहीं पर बिजली का कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब है, एक मोहल्ले में पिछले 2 दिन से लाइट नहीं आई, तो डिप्टी कमिश्नर उसमें अपना किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी पड़नी है, इसके लिए आपको अरबों रुपए फंड्स की जरूरत नहीं पड़नी। अगर ईद के दिनों में इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं तो डिप्टी कमिश्नर खुद फील्ड में निकल सकते हैं, वो देख सकते हैं कहाँ पे क्या है, और उनके फील्ड में नुमाइंदे मौजूद हैं, उनके असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो हर तहसील में बैठे हैं, उनके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स मौजूद हैं। तो नज़र ये आ रहा है कि फैसलाबाद में सर्विस डिलीवरी मजीद बेहतर होगी। अली शहजाद की जानिब से डेवलपमेंट वर्क के ऊपर बड़ा फोकस था, बड़े कैलकुलेटेड आदमी थे, उन्होंने एक एक चीज़ को कैलकुलेट कर किया साथ साथ में। वो एक अलग मसला है कि अवाम के साथ या
ऑफिसर्स के साथ उनका मजाज कैसा था, लेकिन सर्विस डिलीवरी के लिए उन्होंने कोशिश ज़रूर की। हम सुहेल अशरफ से भी तवक्को करते हैं कि वो फैसलाबाद में बेहतर अंदाज में जो है वो अपनी सर्विस डिलीवर करेंगे, ताकि जब वो यहाँ से रुखसत हो रहे हों तो लोग उन्हें नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ रुखसत करें। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कुछ आपने रमज़ान हाईलाइट किए, जिसमें ऑफ कोर्स एक तो वजह है कि आखिर क्यों ये कदम उठाना पड़ा, क्या स्ट्रैटेजी होती है इसके पीछे, एंड मोस्टली इट्स अ पावर मूव, दिखाने के लिए कि भाई हम आ गए, और अपने साथ एक नई टीम। आई थिंक हर कोई ट्राइब इसमें कोई स्ट्रैटेजी होगी पॉलिटिकली जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर इम्पैक्ट की और इफ़ेक्ट की बात करते हैं फैसलाबाद के शहरियों के ऊपर, हमारी डेली ज़िंदगी के ऊपर क्या असर होगा? इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। उसमें आप सिंपल इसको देख लें कि मोहम्मद अली के दौर में तरक्याती मंसूबों के ऊपर काम शुरू हुआ, उन्होंने आगाज़ करवाया। अली शहजाद उसके बाद आए, उन्होंने भी इन तरक्याती मंसूबों के ऊपर देखा और काम बड़ी तेज़ी से करवाया। और उसके बाद अब जबकि सुहेल अशरफ साहब आ चुके हैं, अगर क्या ही अच्छा हो कि अगर एक अच्छी मूव के साथ एक ऑफिसर एक बड़े मंसूबे को लेकर चल रहा है तो उसको तकमील तक वहाँ पे रुकने का मौका दिया जाए, ताकि वो बेहतर अंदाज में उन मंसूबों को मुकम्मल करवा सके। होता यह है कि एक ऑफिसर आता है, उसके बाद दूसरा ऑफिसर आता है, उसके बाद तीसरा ऑफिसर आता है, और वहाँ हैं पहले एक को प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और उनके साथ उनका मिजाज बन चुका होता है कि अब यहाँ पे हमने इस पेस के साथ काम करना है। नए ऑफिसर आते हैं तो वो फिर जीरो से चीज़ें शुरू हो जाती हैं, उसके बाद अगला बंदा आता है तो फिर जीरो से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ जब एक गवर्नमेंट की पॉलिसी एक बंदे को समझ आ चुकी होती है, तो जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है तो इसमें भी ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। लीगी हुकूमत का हमेशा से ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि जब कोई ऑफिसर अच्छा डिलीवर कर रहा हो तो उसको मौका देते हैं, लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट के दौरान कई डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद में चेंज आए, कई आए कई गए, कई असिस्टेंट कमिश्नर आए कई गए। क्या कहेंगे, कोई स्टेबिलिटी नजर आएगी? अभी भी स्टेबिलिटी अभी नजर नहीं आ रही। तो हम डिप्टी कमिश्नर तो तैनात हो चुके हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स की जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो भी मुतवक्के है, और इसके साथ साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो भी सामान बांध के बैठे हुए हैं कि कब जो है वो परवाना आ जाएगा। कहीं ना कहीं और चेंजेस भी अभी आ रहे हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं रमज़ान, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे शो के लिए वक्त निकाला, और बहुत ही अच्छी तरह से डिफरेंट इश्यूज़ को हमारी आवाम तक कन्वे करने में हमारी मदद की। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ है। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रही है कि आप लोगों के लिए मोटिवेशनल एंड इनकरेजिंग कंटेंट को सामने लेकर आएँ। वैसे तो अगर ख़वातीन के किरदार, रोल और कंट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं हमारी पॉलिटिक्स के अंदर या किसी भी और शोबे में, तो वो अनगिनत है, अनकाउंटेबल है और अनडिनाइबली बहुत बहुत अमेजिंग रहा है। लेकिन आज हमारी कोशिश होगी कि वुमेन इन पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, और स्पेशली पाकिस्तान में किस तरह से ख़वातीन ने अपना किरदार अदा किया है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, किस तरह से ख़वातीन ऊपर उठी हैं, ना सिर्फ अपने हकूक़ के लिए, अपनी ज़िंदगियों को इम्प्रूव करने के लिए, और जैसे भी हो सके हमारे मुल्क की तरक्की में उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि हमारा इस डिस्कशन में साथ देंगी। बहुत ही पॉपुलर है, बहुत नोन है और आवाम की बड़ी फेवरेट भी है। तो जल्दी से चलते हैं हमारी आज के मेहमान की तरफ। हमारे साथ मदीहा राना मौजूद हैं, एक्स MPA हैं PMLN की, और करंटली डिविजनल सदर ख़वातीन यूथ विंग फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून भी हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके और भी बहुत सारे डेजिग्नेशंस हैं जो कि मैं मेंशन नहीं कर पाई हूँ अभी, लेकिन आज का हमारा फोकस, क्योंकि पॉलिटिक्स के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि वुमेन इन पॉलिटिक्स की बात करें। आज अगर हम हमारे मुल्क की बात करते हैं तो विदाउट अ डाउट ख़वातीन का जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स के अंदर, हमारे मुल्क के इदारों के अंदर, उसको हम जितना हाईलाइट करें उतना काम होगा। जितनी भी हम उसकी बात करें उतना वो काफ़ी नहीं, हम उसको जस्टिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी छोटी सी कोशिश करेंगे आज उस कंट्रीब्यूशन को याद करने की, आज उस कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करने की, और जो भी आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए एक तरह से फिर से उसको हाईलाइट करेंगे, ताकि अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहती हैं, तो आपको कभी ये ना लगे कि आपका जेंडर उसमें रुकावट बनेगा। और बेशक इसी के बारे में बातचीत करते हैं। आपकी अपनी अगर जर्नी की बात करते हैं, वो किस तरह की रही पॉलिटिक्स के अंदर, और आपने शुरुआत से की? सबसे पहले फातिमा, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आज आपने और City 41 ने मुझे मौका दिया कि
कि हम विमेन एम्पावरमेंट पे बात कर सकें और विमेन इन पॉलिटिक्स जैसे कि इस प्रोग्राम का एक आपने टॉपिक रखा है, तो मुझे खुशी है कि इससे ये अवेयरनेस ख़वातीन में पैदा होंगी कि जो कि समझती हैं कि पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल काम है और यहाँ पे चूँकि ज़्यादातर जो जेंट्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन होते हैं, तो शायद हमें अपनी जगह बनाना मुश्किल है, तो उनको आज के प्रोग्राम से काफ़ी अवेयरनेस मिलेगी, तो मैं इसके लिए आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाकी जहाँ तक रही मेरी अपनी शुरुआत की बात कि शादी जल्दी हो गई थी 18 इयर्स की एज में, और शादी के बाद ही फिर मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद फिर मैंने एमबीए में एडमिशन लिया। और ये है कि मुझे हमेशा से ही ये एक मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी कि मेरी एक अपनी आइडेंटिटी हो, ठीक है, कि मैं अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती थी और सोशल वर्क का बहुत शौक़ था। और मैं समझती हूँ कि जो लोग सोशल वर्क करते हैं, ठीक है, वो अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो वो फिर पॉलिटिक्स को एक इबादत समझकर करते हैं। तो जहाँ तक ख़वातीन की बात है कि उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि घर को भी संभालना, ठीक है, फिर साथ में अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखना, और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स को तो आज से 10-12 साल पहले की अगर हम बात करें कि जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो मेरी एज उस वक्त 24 इयर्स थी, और 26 इयर्स की एज में मैंने पंजाब असम्बली का ओथ उठाया, और मैं यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन हूँ पंजाब की कि जिसने 26 साल की उम्र में जो कि मेंबर पंजाब असम्बली बनी और फैसलाबाद को ये एजाज़ हासिल हुआ। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से अब तो माशाल्लाह से हमारा मीडिया ख़वातीन को बहुत सपोर्ट कर रहा है, इंकरेज कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह से हमारी फैमिलीज़ को, ठीक है, कि मेरी फैमिली का इसमें बहुत अमल दखल है कि स्पेशली मेरी मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि मैं उनसे इजाज़त लेती थी, परमिशन लेती थी कि मैं ये काम कर लूँ, मुझे ये डेजिग्नेशन मिल रहा है, ठीक है। उनको यकीन तो नहीं आता था कि मे बी कि ये इतनी जल्द जो है इतनी अचीवमेंट्स हासिल करेंगी। कुछ बहन भाइयों की दुआएं हैं, कुछ मीडिया का साथ है कि इन्होंने मेरी हर बात को कवर किया, ठीक है, और जिसके नतीजे में मुझे सिर्फ 2 इयर्स की मेहनत के बाद, कि मैं सबसे छोटी थी और मेरी मुखालफत भी बहुत ज़्यादा थी कि जी हम लोग इतने सालों से हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जेन्युइन काम किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया, और माशाल्लाह से पीएमएलएन में मैडम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने डायरेक्ट मुझे फिर नॉमिनेट किया, और उसके नतीजे में फिर मैंने 2013 की असम्बली में हल्फ उठाया। एंड आपकी स्टोरी आई थिंक बहुत सारी लड़कियों के लिए बड़ी इंस्पिरेशनल होगी, स्पेशली डिफरेंट तरह के सोशल इश्यूज़ की वजह से आई थिंक कहीं ना कहीं रुकावटें होती हैं, हर्डल्स होती हैं, और आई थिंक हर लड़की की लाइफ में उसने एक्सपीरियंस किया होगा, एंड ये भी एक आई थिंक हमेशा एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए ज़िंदगी में। और मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, और इसमें मुझे चूँकि मेरे माशाल्लाह से 2 बेबीज़ थे, बहुत छोटे छोटे से, 5 इयर्स का बेबी बॉय था और 3 ईयर की बेटी थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था कि उनको घर में छोड़ना, ठीक है, और फिर बाज़-औक़ात इन लॉज में नहीं हम छोड़ सकते, ठीक है, कई मसले मसाइल होते हैं जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो फिर मैंने वो मदर की तरफ उनको छोड़ना, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट करनी और भागम भाग जाना, जलसा सारा वो करना, अरेंजमेंट्स करना और ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे ये है कि मुझे हमेशा जितना टफ़ टाइम मिलता है, तो ये मेरी एक नेचर है कि मैं उतना ही ज़्यादा जो है ना वो एक्टिव हो जाती हूँ, ठीक है, कि अगर मैं सुस्त होती हूँ ना तो कोई मुझे चैलेंज कर देगा, या मुझे पता होगा कि ये मेरा कंपटीटर है, ये काम कर रहा है, तो मुझे उससे ज़्यादा अच्छे से अच्छा डिलीवर करना है। तो बस मेरी इस जोश, जज्बे और जुनून ने, वो कहते हैं ना कि अगर किसी में हिम्मत है तो हमारी परवाज़ में लाए कमी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो बस मेरे हौसले जो थे वो बड़े पुख्ता थे, मुझे कुछ बनना था और मुझे कुछ आवाम के लिए करना था, अपनी ख़वातीन के लिए करना था, उन ख़वातीन के लिए करना था कि जो कि घरों में शादी के बाद एक आइसोलेट होकर रह जाती हैं, जस्ट ये बनकर कि जी हम जो हाउस वाइफ हैं। तो मैंने शादी के बाद अपना बिज़नेस भी किया, ठीक है, और अभी तक माशाल्लाह से मेरा बिज़नेस कंटिन्यू है कि मैं साथ में, और मैं इंडिपेंडेंट मैंने लाइफ गुजारी, ठीक है, क्योंकि मेरी ये एक आदत नहीं थी कि मैं डिमांडिंग नहीं हूँ, कि कभी फादर से मैंने अपनी वो खर्ची नहीं मांगी थी स्कूल लाइफ में। तो शादी के बाद भी यानी कि मुझे ये नहीं था कि मैंने इंडिपेंडेंटली कई एक्सपेंस करने हैं पॉलिटिक्स को लेकर, या किसी की हेल्प करनी है, तो मुझे किसी के आगे, चाहे वो मेरा फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, तो मुझे ये ना कहना पड़े कि यार प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें या मुझे दे दें, मुझे पैसे चाहिए वो, तो मैं इसलिए कुछ ना कुछ साथ में करती रही। और जब मैं ये एमपीए माशाल्लाह से बनी, तो मैंने फिर, आपने ये देखा होगा, वुमेन को इम्पावर करने के लिए
सबसे बड़ी जो लेजिस्लेशन हुई, ख़वातीन को जो हक़ मिला कि अमूमन उनको ये पता ही नहीं अपने राइट्स का, कि हमने वो कानून साजी की बहुत मुश्किल से, और उसका क्रेडिट हमारे उस वक्त के CM ख़ादम आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को जाता है, कि जिन्होंने ख़वातीन की इस लेजिस्लेशन में हमारा बहुत साथ दिया। और मैं उस कमेटी की मेंबर थी कि जिसमें वो रिस्ट बैंड मर्द को लगा दिया जाता था कि अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस घर में फैलाता था, ठीक है, या बीवी को मारता था, या कोई भी ऐसा शख्स, ठीक है, कि ऐसा भाई जो अपनी बहन को हरासा करता हो, कि घर से निकलने की इजाज़त ना हो, उसको एजुकेशन की इजाज़त ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए वो हमने कानून जो है वो उसको कानून साजी की, उसको पास करवाया। उसके बाद आपने ये देखा होगा स्पेशली लाहौर और कराची में खवातीन जो हमारी बच्चियां हैं वो स्कूटीज़ यूज़ कर रही हैं, इवन फैसलाबाद में भी। तो वो हमारे PMLN का इनिशिएटिव था, और मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैं और उस वक्त हमारी वज़ीर ख़जाना थी डॉक्टर आयशा साहिबा, उनके साथ मिलकर हम दोनों का ये प्रोग्राम था, ये प्रोजेक्ट था, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। तो इस तरह की अचीवमेंट्स हैं जो कि ख़वातीन को इम्पावर करती हैं कि बजाय बसों में धक्के खाने की बजाय, ठीक है, कि हम एक बहुत ही वो मुश्किल टाइम गुजारें, ठीक है, वहाँ पे हमें कई मसाइल का, हरासमेंट का, ठीक है, सामना करना पड़े और हम अपनी इज्जत को चुप हो जाएं। तो अगर हमारे पास अपनी स्कूटी होगी और अगर हमें हमारी ट्रैफिक पुलिस सपोर्ट कर रही होगी, तो किसी की क्या मजाल कि वो हमें आकर रोड पे कोई डिस्टर्ब कर सके। तो इस तरह की जो इनिशिएटिव है, मैं चाहती हूँ कि ये अब गवर्नमेंट आगे फर्दर भी लेती रहे, और ताकि ख़वातीन को इम्पावर होने में ना अहम किरदार अदा कर सकें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी ज़रूरी है किसी भी लड़की की? मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, क्योंकि मेरी आदत ही ये है कि मैं हमेशा प्रैक्टिकली सोचती हूँ, ठीक है। तो ये है कि अगर आपके पास, मैं ये समझती हूँ ख़वातीन के पास बिलखसूस अपनी ज़ाती अर्निंग होगी, जो कि वो एक जायज़ और हलाल तरीके से कमा रही होगी, तो मैं नहीं समझती कि उसको लाइफ में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारी हमने ऐसी शादियाँ देखी हैं जो कि पसंद की शादियाँ होती हैं, ठीक है, बहुत वादे कॉल करार होते हैं, लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं होते तो उन्हीं शादियों का इख्तिताम भी हमने होते हुए देखा है बहुत गलत वे में। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आपको, ख़वातीन को भी, आजकल वो टाइम आ गया है कि किसी भी अदारे में आप देख लें, कहीं पर भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ख़वातीन की मौजूदगी मौजूद ना हो। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मौजूदगी सिर्फ मौजूदगी में ना रहे, बल्कि ये अक्सरियत में तब्दील हो, और ख़वातीन अपने अंदर, अब माशाल्लाह से बहुत सारी बच्चियां हैं जो कि एजुकेशन हमारे मेल से ज़्यादा हासिल कर रही हैं और आगे हर मैदान में बढ़ रही हैं। तो ये है कि मैं यहाँ पर एक आपके इतने प्यारे से मॉर्निंग शो के तवस्सुत से अपनी तमाम बच्चियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आएँ, कि साथ में अगर उन्होंने एजुकेशन हासिल कर ली है तो उनके हाथ में कुछ हुनर होना चाहिए, ताकि वो उस हुनर को बरूए कार लाते हुए, और हमारी बहुत सारी NGOs हैं जिनका हमारे साथ ताल्लुक़ है। और मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि फैसलाबाद में माशाल्लाह मेरा बहुत ही प्यारा सा एक इंस्टीट्यूट है, कम्युनिटी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से, जहाँ पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग दी जाती है, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी जाती है, कि जो बच्चियां एजुकेटेड हैं और साथ में वो हुनर सीख के फौरी तौर पे जॉब पे लग सकती हैं। तो इस किस्म के बहुत सारे माशाल्लाह से अदारे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं तारीफ़ करना चाहूँगी पूरे पाकिस्तान में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जुल्फ़कार चीमा साहब के साथ, ठीक है, वो हमारी लीडिंग पर्सनैलिटी थी, तो उन्होंने क्या कहते हैं एक प्रोग्राम इनिशिएट उसका लिया था, उसका नाम था नेफ्टिक, ठीक है। अब माशाल्लाह से नेफ्टिक जो है बहुत सारे अदारों में जो है ना इस वक्त मकबूल है, हमारे फैसलाबाद की भी, बल्कि ऑल ओवर दी पाकिस्तान कि बहुत सारे उनके हज़ारों की तादाद से, जो अब नाम बदकिस्मती से वो चेंज हो गया था, लेकिन चलें, ये भी एक अच्छा स्लोगन है, कामयाब जवान, जो प्रोग्राम का नाम रखा गया चेंज करके। ये दर हकीकत PMLN का इनिशिएटिव था। तो ये है कि इस प्रोग्राम में अगर बच्चे आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन हासिल करते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो बहुत अहसन अंदाज से आगे बढ़ सकती हैं। एंड विदाउट अ डाउट ये इनिशिएटिव्स बड़े ज़रूरी हैं, जितना हो सके ज़रूरी है ख़वातीन अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे काम करें, और जितना हो सकता हो ख़ुद को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करें। जो जहाँ तक आपने बात की अकेले ट्रैवल करने की, आई थिंक ये भी एक बड़ा स्टेप
फॉरवर्ड रहा है हमारी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, जहाँ पर बच्चियाँ खुद ट्रैवल कर पाती हैं और उनको जिस तरह से पहले सर्टन तरह से रिस्ट्रिक्ट हो जाती थी, लिमिट हो जाती थी, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल एजुकेशन में ना सिर्फ उनको रुकावटों का सामना करना पड़ता था, बल्कि जॉब्स को लेकर या किसी भी तरह से कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिनकी वजह से कई दफ़ा आपको सर्टन जगह ट्रैवल करना होता है, सर्टन चीज़ें आपने करनी होती हैं, उन सब में उनको बहुत हद तक आसानी भी हुई है। अगर हम स्पेशली पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट रहा है, अगर हम हिस्ट्री में भी देखें, ख़वातीन का किरदार पॉलिटिक्स के अंदर, और जिस तरह से आपने कुछ लॉज आपने मेंशन किए, लेजिस्लेशंस मेंशन की, जिसमें अब ख़वातीन के हवाले से प्रोटेक्शन लॉज, हरासमेंट के अगेंस्ट लॉज आज एग्जिस्ट करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट किरदार रहा है ख़वातीन का? जी, मैं अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो आप ये देखें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना ने जो रोल अदा किया है पाकिस्तान को बनाने में, ठीक है, और उस वक्त ख़वातीन को मुतहरिक करने में, ठीक है, वो आज तक जो है ना हमारे लिए एक मिसाल है। हमारे लिए वो सारी चीज़ें एक आइडियल हैं कि उस वक्त कुछ भी नहीं होता था, कोई इतनी मोटिवेशंस नहीं होती थी, लेकिन एक ख़ातून ने लीडिंग रोल अदा कर, ठीक है, पाकिस्तान बनाने में भी जो हमारी माँओं बहनों ने, ठीक है, कुर्बानियाँ दी, अपनी इज़्ज़तों की कुर्बानियाँ दी। तो मैं ये समझती हूँ कि अब वो वक्त आ चुका है कि हमें इस पाकिस्तान को बचाने में लीडिंग रोल अदा करना है, और वो ख़वातीन ही कर सकती हैं कि ख़वातीन के लिए अगर हम आसानियाँ पैदा करें। और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है कि हमारे लिए रोल मॉडल हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, ठीक है, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, कि किस तरह से उन्होंने अपने फादर के एक बेटी होने का किरदार अदा किया, एक पाकिस्तान की बेटी होने का किरदार अदा किया। और जहाँ तक ख़वातीन की बात करते चलें, अगर मैं अपने फैसलाबाद डिवीज़न की बात करूँ तो ये है कि पॉलिटिक्स में चूँकि हमने हमेशा हक सच की बात की है, ठीक है, हमारा एक अपना, हमारी नज़रियाती हमारी पार्टी है और हमारा अपना नज़रिया रहा है, तो ये है कि जब एक ख़वातीन के अंदर एक चीज़ आ जाए ना कि मैं मर्दों की तरह ही हूँ, ठीक है, मैं मर्द ही हूँ और मुझे आगे बढ़ना है, और मुझे क्या कहते हैं आगे एक लीडिंग रोल अदा करके अपने डिवीज़न के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने घर के लिए, ठीक है, आसानियाँ पैदा करनी है, या अपने मुल्क पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने में आसन किरदार अदा करना है, तो उसमें वो कहते हैं ना कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो यही है कि इस दौर में हमारे लिए जितनी वो मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आए दिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर होती चली गई पिछली हुकूमत की नाअहली की वजह से, और जितने ज़्यादा अगवा के केसेस में इजाफ़ा हुआ, जितनी कत्लो गारत के केस में इजाफ़ा हुआ, तो वहाँ पर बहुत सारी बच्चियों को मैं मैसेज देना चाहूँगी आज CG41 के इस मॉर्निंग शो के तवस्सुत से कि हमें यूथ की ज़रूरत है, और ऐसी यूथ जो कि सुलझी हुई हो, मिच्योर हो, ठीक है, हमें वो यूथ चाहिए कि जो कि अपने मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहती हो, ना कि अपने मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा करती हो। जैसे कि आप आए दिन आजकल के जो आप हालात देख लिए करंट सिचुएशन के, कहीं धरना हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं लोग एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं कोई चीज़ें हैं, तो ये है कि और वहीं पर ही ख़वातीन के हवाले से, जैसे कि आपने पिछले दिनों में देखा कि हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जो टॉन्ट बाजी की, जो बाजारी ज़बान यूज़ की मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए, और उसकी हम मज़म्मत करते हैं, ठीक है, कि ख़वातीन में अगर इस किस्म के लोग होंगे कि जो कि बिल्कुल भी, मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने मैच्योरिटी का कोई वो नहीं दिखाया कि कहाँ उनकी एक पोस्ट है, अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी है, वो कहते हैं इज़्ज़त आपको मिलना आसान है और उसको संभाल के रखना मुश्किल है, लेकिन उनकी इस बाजारी ज़बान की वजह से, ठीक है, जो उनके अपने फॉलोवर्स भी हैं, उन्होंने भी मजम्मत की है कि अगर आप इस तरह से ख़वातीन के लिए वर्डिंग या जुमलाबाजी इस्तेमाल करेंगे तो फिर ख़वातीन की फैमिलीज़, चूँकि हम वो तो बात करते हैं ना रियासत मदीना की, जो हमारी अपोजिशन है, लेकिन हम वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क रियासत मदीना बने, ठीक है, इसमें ख़वातीन, ठीक है, जैसे मर्ज़ी पूरी आज़ादी के साथ हर डिपार्टमेंट में काम करें। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने वो कोई टोपी वाले बुरके लेने और वो तभी काम करना है, ऐसी कोई बात नहीं, हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन ख़वातीन को इतनी आज़ादी हो कि वो जिस मर्ज़ी ड्रेसिंग में आएँ, वो जैसे मर्ज़ी बात करें, तो उनको पूरी सिक्योरिटी के साथ वहाँ पे काम करने का मौका दिया जाए। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब ने पिछले दिनों में हरकत की हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि इन चीज़ों की वजह से ख़वातीन का रास्ता रुकता है,
कि फैमिलीज डरती हैं कि जी अगर पॉलिटिक्स में जाएंगे तो मे बी हमारी बेटियों को भी ऐसी ही बात सुनने को मिली। एंड ऑफ कोर्स तो मैं यहाँ पर एक बात ये करना चाहती हूँ, पॉलिटिक्स के हवाले से ही मेरा एक क्वेश्चन भी है कि ये देखें कि जो ख़वातीन जाती हैं उनके जलसों में, ठीक है, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन वो इसलिए मेरे ख्याल से वो इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में वो जाती हैं कि वो उनको अपना लीडर तस्लीम करती हैं। लेकिन लीडर साहब अपने आप को समझते हैं राजा इंदर, और उनकी यही सोच है कि पता नहीं मैं ड्रीम बॉय हूँ सभी ख़वातीन के लिए, तो वो मेरे जलसों में आती हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और जब तक हम ये सारी सिचुएशन को, इस माइंडसेट को नहीं तब्दील करेंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि तब तक ख़वातीन को मुश्किलात का सामना रहेगा। एंड ऑफ कोर्स हम ज़रूर चाहते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हो हमारे मुल्क के अंदर जहाँ पर कोई भी ख़वातीन, कोई भी औरत जो है वो कंफर्टेबल फील करे किसी भी फील्ड में आते हुए, और फैमिलीज़ कंफर्टेबल फील करें अपनी बच्चियों को फील्ड में भेजते हुए या किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर काम करने दें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम एक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, लॉज के हवाले से, लेजिस्लेशंस के हवाले से इस तरह की सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम PMLN की बात करें, आपने कुछ बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स की बात भी की जो कि PMLN की तरफ से शुरू किए गए, जो करंटली इन द वर्क्स हैं। मैं उनके बारे में भी बात करना चाहती हूँ। आगे चलते हुए ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन की सेफ्टी के हवाले से किस तरह से आगे लेके चलेंगे लॉ एंड ऑर्डर को, और जिस तरह अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों, वो किस तरह से आगे चलते हुए आप देखते हैं? जी, हमारी जो आगे PMLN की जो तरजीहात हैं वो ये हैं कि हम ख़वातीन को इम्पावर करने में इनको कर्ज़ा हस्ना देंगे, जिसमें बहुत सा अच्छा जो किरदार अदा कर रही है वो अख़वत फाउंडेशन भी है। लेकिन उसके अलावा स्टेट बैंक के साथ मिलकर भी कुछ गवर्नमेंट इस किस्म की आगे स्ट्रेटजीज़ फर्दर बनाना चाहती है कि ख़वातीन को बहुत ही मामूली इंटरेस्ट पे जो है ना हम लोन प्रोवाइड करें, ताकि जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, कि वो कोई भी हुनर सीखती हैं और आगे उनको उसको अप्लाई करने में, ठीक है, अपना वो बनाने में, शोरूम बनाने में, कि जैसे कि मैं आपको ये बताती चलूँ कि टेफ्टा है पंजाब को जो लीड कर रहा है इदारा, अगर टेफ्टा से किसी स्टूडेंट ने सर्टिफिकेट लिया हो या उसके अलावा नेफ्टिक से सर्टिफिकेट लिया हो, तो कोई उनकी ख़ास इतनी इंस्पेक्शन नहीं होती उन स्टूडेंट्स की, उन बच्चियों की, स्पेशली फ़ीमेल्स की, और उनको कर्ज़ हस्ना 5 लाख रुपए तक कम अज़ कम जो कि है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। बात ये है अवेयरनेस की, कि जिस तरह से आज आपने मुझे मौका दिया, और आज जितने भी माशाल्लाह से हमारी फीमेल्स माशाल्लाह से आपकी बहुत फ़ैन हैं कि आप बहुत एनर्जी के साथ हमेशा प्रोग्राम में बड़ी कॉन्फिडेंट हमें नज़र आती हैं, तो इस तरह की जो बच्चियां हैं वो जो ये प्रोग्राम देखती हैं, तो आज उनको ये जब सारी चीज़ों का पता चलेगा कि उनके लिए एक बार स्ट्रेटजी बन चुकी है, और ये है कि वो कर्ज़ा भी अप्लाई कर सकती हैं, जो हमारी नेफ्टिक की स्टूडेंट्स हैं, हमारी टेफ्टा की स्टूडेंट्स हैं, तो ये है कि वो और एनर्जी के साथ इन कोर्सेज़ को करेंगी और ये है कि आगे बढ़ेंगी। तो इस किस्म की यानी कि जो है हमारी लेजिस्लेशंस होनी चाहिए, और बाकी हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो ख़वातीन को मज़ीद इम्पावर करने के लिए, जैसे कि आपने उनकी सेफ्टी की बात की, तो हमारे पास हेल्पलाइंस होनी चाहिए, ठीक है, कि हम फौरी तौर पर हेल्पलाइन पे कॉल करें और फौरी तौर पे हमें प्रोटेक्शन मिल जाए, ठीक है। और कुछ ट्रेनिंग्स ऐसे हमें ख़वातीन के लिए करनी चाहिए कि हम अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए, अगर बहुत सारी बच्चियां हैं जो कि पैदल सफ़र करती हैं, सेल्फ़ डिफेंस के लिए क्या कहते हैं उनको हम ट्रेनिंग्स दें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर वो कभी किसी मुसीबत में हो तो वो अपना बचाव कर सकें। बाकी माशाल्लाह से अब हमारे पुलिस स्टेशंस में विमेन SHOs जो हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, और फैसलाबाद के हवाले से तो मैं हमेशा मैडम इश्रत साहिबा जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सारे इन इंतज़ामात को लेकर चल रही हैं, और ये सभी ख़वातीन हमारे लिए रोल मॉडल हैं। तो बस यही कहना है कि आगे जितनी आप लोग मेहनत करेंगे, आप लोगों के अंदर बस एक जज्बा होना चाहिए, बल्कि मैं आप लोगों को सबको यहाँ पे आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से ये मैसेज देती हूँ कि आप किसी भी पार्टी से हैं, ये मसला नहीं है, हर इंसान का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना नज़रिया है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप किसी भी पार्टी से हैं तो आपके पार्टी में एक अहम किरदार अदा करें, आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ आएँ, अपने हल्के के लिए काम करें, अपने सिटी के लिए काम करें, तो इंशाल्लाह ताला आप भी अपनी आइडेंटिटी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो स्पेशली बात करेंगे सोशल नॉर्म्स के हवाले से, और किस तरह से वो वुमेन इन पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं
जहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है और कहाँ पर कई दफ़ा हर्डल्स क्रिएट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बात कर रहे हैं वुमेन इन पॉलिटिक्स के हवाले से। अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो हमारे मुल्क की हर फील्ड में आज ख़वातीन मौजूद हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और हम चाहते हैं कि हम एक दफ़ा फिर हाईलाइट करें इस इम्पॉर्टेंस को, इस सिग्निफिकेंस को कि कितना ज़रूरी है कि हमारी ख़वातीन उसी तरह से अपना किरदार और रोल अदा कर सकती हैं उस सोसाइटी के अंदर, चाहे वो हम इकोनॉमिकली बात करें, चाहे हम फाइनेंशियली बात करें, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, फील्ड्स के अंदर बात करें। इस बारे में बातचीत करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए सोशल नॉर्म्स के बारे में मैं ब्रेक में जाने से पहले बात करी थी। एंड कई जगह पे रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलती हैं, स्पेशली फैमिलीज़ की तरफ से। लड़कियां हैं, नहीं कर पाएंगी, या बच्चियों को बाहर कैसे भेज देंगे, सेफ्टी की तरफ से इशूज़ हैं। एंड आई थिंक जब आप जिस तरह अपनी कहानी शेयर कर रही हैं, आई थिंक बहुत सारी सिचुएशंस में सिर्फ जब आप किसी को सुन लेते हैं, किसी ऐसे शख्स को सुन लेते हैं जो कि एट अ हाई पोजीशन है, जो कि अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अचीव कर चुके हैं, आई थिंक वो जो डिलेमाज होते हैं, वो जो खौफ होते हैं, डर होते हैं, पैरानोया होता है, वो बहुत सारे लोगों का ख़त्म हो जाता है। कितना ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को, इन रिस्ट्रिक्शन को, इन हर्डल्स को रोकने ना दें अपने आप को और एक्चुअली में आगे बढ़ने दें। थैंक यू सो मच फातिमा। ये आपने जो क्वेश्चन किया है, ये एक तरह से मैं अगर अपनी सक्सेस स्टोरी की बात करूं तो ऐसे ही ये फेम, ये टिगर्स और पॉलिटिक्स में इतना नाम बनाना, ठीक है, ये आसान नहीं था। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है, कि जिस तरह से मैंने बाज़-औक़ात वो कहते हैं कि अल्लाह ताला बेशक माफ़ करने वाला है, कि झूठ भी बोला कि इन लॉज की फैमिली में, चूँकि वो जब जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, माशाल्लाह से वेल ऑफ फैमिली में मेरी शादी हुई और बड़ा सक्सेसफुल माशाल्लाह से हमारा अभी तक टाइम गुजर रहा है। मेरी शादी को माशाल्लाह से 16 इयर्स हो गए, 15 इयर्स का माशाल्लाह से मेरा बेटा है, 13 इयर्स की बेटी है। तो इस सारे पीरियड में यानी कि बाज़-औक़ात ये होता था कि मुझे इजाज़त नहीं मिलती थी इन लॉज की तरफ से, कि ये होता था कि अब तो माशाल्लाह से बहुत सारी यूथ है ना हमारे साथ, यूथ है और हमारी, और यूथ की भी ये जब मैं उनकी समझती हूँ कि बेस्ट उनके लिए गुड लक है उनकी, कि उनकी मदर उनके साथ हैं, उनके फादर उनके साथ हैं एजुकेशन में ये। और हमारे वक्त में ये होता था, तो बाज़-औक़ात मैंने फिर वो बहाना करना, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, अपनी सास से, अपनी अम्मी से कि अम्मी आप इजाज़त दें, ज़रा अम्मी की तबीयत ख़राब है तो मैं उनकी इयादत कर रहा हूँ। तो अम्मी की तरफ से भी जाते ही मुझे वो जूते पड़ा करते थे कि तुमने मुझे बीमार झूठा बना बना कर ना, तो तुमने जो है ना मुझे सच में बीमार करवा देना है। तो वो इस तरह की बातें होती थी। लेकिन मैं ये बात बता दूं आपको कि अगर आप पॉजिटिव अप्रोच है ना, आपकी सिर्फ ये है कि आपने खुदा ना खास्ता, क्योंकि बाहर डियर अच्छे लोग भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, ठीक है, हम इन बातों से इनकार नहीं कर सकते कि जो भी फील्ड में ख़वातीन हैं, अब ये आपके अपने ऊपर इस वक्त डिपेंड करता है कि आपने अच्छे तरीके से डायरेक्शन में, ठीक है, आपने अच्छे तरीके से निकलना है। तो किसी की जरूरत नहीं है कि कोई आपको नेगेटिव वे में देख सके या आपसे बात कर सके। और ख़वातीन का जो है कि ख़वातीन में तो एक ही ज़रूरत से ज़्यादा ही होती है, ठीक है, कि अगर हमें पता चलता है कि कोई खुदा न खास्ता हमारे साथ कोई नेगेटिव वे में बात होने जा रही है या किसी के माइंड में कुछ चल भी रहा होता है, तो हम उसको पिक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहती चलूँ कि मैं वो इस तरह की सिचुएशंस बहुत सारी मैं हैंडल करती थी। लेकिन चूंकि मेरे हस्बैंड का मुझ पर ट्रस्ट था, उनको पता था कि ये कितने ही लोगों में, चाहे हज़ारों की क्राउड में ये अकेली खातून हो, और बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि 1-2 हज़ार जेंट्स का क्राउड होता था और मेरी स्पीच होती थी, तो बाज़-औक़ात मैं खुद भी सोच रही होती थी कि मैं कैसे इतने सारे जेंट्स में अकेली लेडीज़ हूँ, तो कैसा मुझे फ़ील होगा, लोग ऑकवर्ड फ़ील करेंगे। लेकिन अगर आप खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके अंदर एक लगन है, मेहनत है, का जज्बा है और आपने आगे बढ़ना है पॉजिटिव वे में, तो फिर आपने इन खाकदार झाड़ियों की, इधर उधर की बातों की, वो किसी की कोई केयर नहीं करनी, ठीक है। आज अगर आपको तनकीदी आपका जायज़ा लिया जा रहा है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो कल वही लोग आपका, जब आप तरक्की हासिल कर चुके होंगे तो आप उनके लिए रोल मॉडल होंगे और वही लोग आपके घर स्वीट लेकर आ रहे होंगे, आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं यही आपके इस प्रोग्राम से, और जैसे आपने एक क्वेश्चन किया, ये वो क्वेश्चन है कि जो कि बहुत सारी ख़वातीन के अंदर
जो एक उनकी खुबीदा सलाहियतें हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, कुकिंग करना चाहती हैं, ठीक है, वो अपना आजकल जैसे बहुत सारे वो लोग अपना इंडिविजुअल उन्होंने चैनल बनाया हुआ है, ठीक है, वहाँ से वो अच्छी आमदन हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन कई प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो ख़वातीन में एक झिझक है, ठीक है, कि कोई हमें देख ना ले। बाज़ ख़वातीन बेचारी अच्छे तरीके से फेस को कवर कर कर, इवन हाथों पे भी ग्लव्स पहनकर, ठीक है, वो नज़र आ रही है। तो हमें उससे निकलना है। अब हमें अपने मुल्क को अगर एशियन टाइगर बनाना है तो हमें बड़े हिम्मत से, ख़वातीन को हौसले से, और एक जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर जज्बा नहीं होगा कुछ करने का, तो हमें छोटी सी बात भी होगी ना तो हम डर कर दबक कर बैठ जाएंगे। और इस वक्त माशाल्लाह से जो हमारी इस कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करते हैं, आई थिंक कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमने आई थिंक रिपीटेडली ये चीज़ आई है सामने हमारे डिस्कशन में कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी और एक हिम्मत होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा सा अगर आप बड़े नरम दिल होंगे और हर चीज़ को दिल पे ले लेंगे तो आई थिंक आपके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कॉन्फिडेंस आप में हो। दूसरा कि आप थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस हो और अपने आप को थोड़ा सा रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा। मैं रेजिलिएंट का वर्ड इस्तेमाल करूंगी बिकॉज ये नहीं होगा मसाइल कम हो जाएंगे, ये नहीं होगा कि स्ट्रगल आसान हो जाएगी, ये नहीं होगा कि हर आपको रास्ते में अच्छा शख्स ही मिलेगा, लेकिन आपको रेजिलिएंट होना पड़ेगा। हर चीज़ को अगर आप दिल पे ले लेंगे, और मेरा ख्याल है ख़वातीन थोड़ी सी नरम दिल होती हैं, हाँ, और बहुत जल्दी यानी कि डीमोटिवेट भी हो जाती हैं। और फिर ये है क्योंकि हम डिपेंडेबल हैं, हम वो तबका है, ठीक है, कि शादी से पहले हम यानी कि वालिद साहब की मर्ज़ी पे हर चीज़ करते हैं, कि अब्बू से इजाज़त लेते हैं, ठीक है, कि हम यहाँ पे जाएं, यहाँ पे ना जाएं। शादी के बाद फिर उसी चीज़ को हम अपने हस्बैंड को वो राइट्स दे देते हैं कि जी आपकी इजाज़त हो, ये हो। तो ये है कि अब वो टाइम आ गया है कि खुदा न खास्ता हमें किसी की भी, ठीक है, वो हुक्म अदूली नहीं करनी। हमने अपनी इस्लामी रवायात को भी मद्देनज़र रखना है, मशरक़ की रवायात को भी मद्देनज़र रखना है, और उसके साथ साथ हमने उनसे आर्ग्यू कर कर लॉजिकली बात करनी है और लॉजिक्स पे उनको मनाकर, ठीक है, और हमने अपना जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारी ख्वाहिशात हैं, मे बी अभी बहुत सारी बच्चियां हैं जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि शादी के बाद अपने घर की होकर रह गई हैं। उनके बहुत सारे ड्रीम थे, ख्वाब थे, जैसे मेरे थे। वो तो ये है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुस से ये भी कहूँगी कि वो जितने भी हमारे इस वक्त लोग प्रोग्राम हमारा ये देख रहे हैं, तो वो स्पेशली अपनी बेटियों को, ठीक है ना, एक मजबूत खातून बनाएं। क्योंकि अगर वो मजबूत होंगी, एजुकेटेड होंगी, हुनरमंद होंगी, और अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो वही कॉन्फिडेंस जो है आगे आपकी जनरेशन्स में ट्रांसफ़र होगा। तो इसके लिए ये बहुत सारी चीज़ें ये ज़रूरी हैं, और मैं ये समझती हूँ कि कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी इस पे बहुत काम होना चाहिए। कहते हैं कि जब आप एक औरत को पढ़ाते हैं तो आप एक्चुअली में एक फ़र्द को नहीं, एक जनरेशन, एक पूरी जनरेशन को आप पढ़ा रहे होते हैं। कितनी सच्ची बात है ये। मैं चाहूँगी आपके बच्चे भी हैं इस पर माशाल्लाह से। मेरे बेटा जो है वो ओ लेवल्स कर रहा है, 9th के भी उसने एग्ज़ाम दिए हैं, और बेटी माशाल्लाह से वो 7th क्लास की स्टूडेंट है। और ये है कि उन लोगों ने हमेशा अपनी मदर को मेहनत करते हुए देखा है, क्योंकि मैं सिंपल वो पॉलिटिक्स नहीं करती, उसके साथ साथ मैं बिज़नेस भी करती हूँ, मैं घर को भी देखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की एक ही मुझसे विश है, ठीक है, जो कि मुझे पूरा करना बनता है, कि वो कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, कहीं पर भी आगे निकल जाओ, लेकिन रोटी नहीं आती तो वो कहते हैं कि जी जो खाना हो वो आपने, ठीक है ना, वो चाहे मेड कटिंग वगैरह करके वो सारे वेजिटेबल्स बना के रख दे, सब कुछ कर ले, लेकिन उसके अलावा भी वो जब तक मैं खुद नहीं उसको वो बनाऊंगी तो वो घर में वो मज़ा नहीं आएगा। तो उन्होंने इतनी सी ख्वाहिश जो है आई थिंक वो अलाउड होनी चाहिए, ख्वाहिश जो है वो बड़ी है, क्योंकि जब इजलास हमारा होता था तो ये है कि मैं सुबह 6 बजे निकलती थी अटेंड करने के लिए, ठीक है, और मुझे परमिशन नहीं थी कि मैं आउट ऑफ सिटी ही, हमें वहाँ पे पंजाब हॉस्टल्स मिलते हैं, ठीक है, MPS को, कि आप वहीं पे अपना टेन्योर के दौरान आप रहें, ठीक है, अपनी फैमिली को भी आप बुला सकते हैं, लेकिन मुझे रिस्ट्रिक्शंस थी मेरी फैमिली की तरफ से। एंड सर्टेन तरह से आई थिंक फैमिली रिस्ट्रिक्शंस का क्या असर होता है किसी भी करियर के ऊपर, किस तरह से आपको कई सारी डिफरेंट डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बात कर रहे हैं वुमेन इन पॉलिटिक्स के हवाले से, और जितना ज़रूरी किरदार विदाउट अ डाउट ख़वातीन ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में प्ले किया है,
शायद ही हम उसको आज के शो में कवर कर सकते हो, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने शो के ज़रिए जितना हो सकते हो एफर्ट्स को हाईलाइट कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट कर सकते हो। और विदाउट अ डाउट अगर ऐसी लड़कियां हैं आज भी जो कि पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हैं या फिर किसी और फील्ड में आना चाहती हैं और लगता है कि शायद नहीं कर पाएंगी, हम आज के शो में यही हाईलाइट करना चाहते हैं कि कोई भी लड़की हो और आप कुछ भी करना चाहती हो, आप अपनी ज़िंदगी में उसको ज़रूर कर सकते हैं। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और स्पेशली PMLN के यूथ विंग के हवाले से फैसलाबाद की अगर बात करें, आप सदर हैं करंटली, तो किस तरह से आगे लेकर चले? बहुत सारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स पहले भी लिए गए हैं जो कि बड़े बहुत अच्छे रहे हैं ख़वातीन के लिए। आगे क्या प्लान है? जी, आगे हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे प्लान्स हैं वुमेन को एम्पावर करने के लिए, और स्पेशली पॉलिटिक्स में, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, हमारी रवायती पॉलिटिक्स में ख़वातीन ही ख़वातीन की लेग पुलिंग कर रही होती हैं। और ये चीज़ भी मैं एक डिस्कस करना चाहूँगी कि बल्कि मीडिया हो या कोई भी ऐसा हो कि बाज़-औक़ात आपका पर्सनैलिटी क्लैश बन जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको अपने ही लोग बाज़-औक़ात डिस्टर्ब कर देते हैं और आप थक हार कर घर बैठ जाते हैं। तो मैं आज दो ऐसी शख्सियात का यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगी कि मैंने सबसे पहले जो मुझे टिकट मिला था वो सिटी सदर वुमेन यूथ विंग फैसलाबाद का था, और उस वक्त मेरी एज आई थिंक 23 इयर्स थी। लेकिन माशाल्लाह से जो इस वक्त मेरे साथ मेरी टीम मेंबर काम कर रही हैं, यहाँ पे मैं उनका नाम जिक्र करना चाहूँगी, मिस आयशा सदीक साहिबा। शी इज़ जस्ट 22 इयर्स ओल्ड, और मैंने उनको रोल मॉडल आगे बनाना है कि वो ख़वातीन को आगे लीड करें, सिटी की ख़वातीन को, पूरे फैसलाबाद को, ताकि ये है कि ख़वातीन में ये चीज़ पैदा हो कि अगर 22 ईयर की बच्ची, ठीक है, अगर वो पॉलिटिक्स के मैदान में उतर रही है तो वो इसलिए जस्ट आ रही है कि हमने उनको इन्वायरमेंट इस तरह से देना है। और यहाँ पे मैं ये जिक्र करना चाहूँगी कि हमारे शेर दिल लीडर, फ़ख्र पाकिस्तान कहना मुनासिब होगा, हमारे जो है राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर, और माशाल्लाह से मेरा चूँकि उनके ग्रुप से ताल्लुक़ है, ठीक है, हम लोग सब मिलकर काम करते हैं। और यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी हमारी जेंट्स की यूथ विंग का, कि किस तरह से वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो हम जो है ना इतने बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से कर देती हैं ख़वातीन, कि हमारे वो भाई, यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगी ख्वाजा असद अजाज मुन्ना साहब का, जो कि पूरे पंजाब के नायब सदर हैं यूथ विंग के, राना शहरियार अहमद शहरियार साहब का, जो कि क्या कहते हैं पूरे पाकिस्तान के माशाल्लाह से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। वो यहाँ पर अपनी बहनों की सपोर्ट के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी हमारे हैं चौधरी उस्मान अशरफ गुजर साहब, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं पूरे फैसलाबाद डिवीज़न के। तो इन तीनों शख्सियात की वजह से, और हमारा जो है मीडिया, उनको हमारे भाई मुबशिर ठाकुर साहब लीड कर रहे हैं। तो ये हमारे जो भाई हैं यहाँ पर, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद हैं फैसलाबाद में, कि जो हमारे मसाइल हैं ख़वातीन के, कि बाज़-औक़ात ख़वातीन को मसला होता है कि बाज़-औक़ात ये भी होता है कि कोई विडो होती हैं, कोई डाइवोर्सी होती हैं, और वो मुनासिब नहीं समझती कि किसी MPA MNA के पास जाकर वो दाद रसाई करें या किसी किस्म की कोई हेल्प मांगें, या उनको जॉब का कहें, या उनका कोई अगर मसला है, ठीक है, तो वो वहाँ जाकर डिस्कस करें। तो ये यूथ विंग का, विमेन यूथ विंग का ये फ़ायदा है कि वो डायरेक्टली उनकी एक्सेस मेरे पास हो, मिस आयशा के पास हो, और हम लोग अपनी उनकी ये तमाम प्रॉब्लम्स मिलते हैं। हमारी वीकली मीटिंग होती है और हम सारी यूथ विंग मिलकर, जैसे कि आतिफ किसाना साहब सिटी को लीड कर रहे हैं, हम सब लोग यहाँ पर मिलकर, ठीक है ना, उन प्रॉब्लम्स को जो है ना जेंट्स के हवाले कर देते हैं, अपने भाइयों के हवाले, कि आप जाने हमारे काम होने चाहिए, ठीक है। तो जब वो हमें सपोर्ट करते हैं, और अगर हमने किसी जलसे में जाना है, मीटिंग में जाना है, तो हमें खुदा न खास्ता वहाँ पे ये डर नहीं है कि हमें कोई धक्का मारेगा या कुछ होगा। हमें पता है कि बाकायदा एक चेन बना के हमारे इर्द गिर्द हमारे भाई हमारे साथ शाना बशाना मौजूद हैं, और हमें इनकी प्रोटेक्शन हासिल है, और हमने जो है ना अपने टारगेट्स को अचीव करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी वो इसी से रिलेटेड है, रेलेवेंट है। आज कितना ज़रूरी है, ऑफ कोर्स मैं विदाउट अ डाउट आई थिंक ख़वातीन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और जितना हो सके खुद अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट उठाने के पॉइंट तक पहुंचना चाहिए। एंड इन द वे ऑफ दैट आई थिंक आप इवेंचुअली अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं आप उनके लिए भी बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने लिए करना आई थिंक आप स्टार्ट करना चाहिए। कितना ज़रूरी है कि उसमें आपको, चाहे वो आपके घर के
मर्द हजरात, जिस तरह आपने अपने हस्बैंड की बात की, अपने वालिद साहब की बात की, जिनके सपोर्ट के बगैर शायद आप वहाँ आज ना होती जहाँ पे आप हैं, तो ये सपोर्ट बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, ये सपोर्ट ज़रूरी है और मैं ये समझती हूँ कि अब जिस तरह से मीडिया ने अवेयरनेस दी है, ठीक है, तमाम लोगों को, कि हस्बैंड भी ये चीज़ समझते हैं कि ठीक है, कि और जिस तरह से एक महंगाई, ठीक है, बढ़ रही है, डे बाय डे पाकिस्तान में बढ़ रही है, तो उसमें अगर हम ये सोचें कि एक घर में कमाने वाला हो और बाकी 8-10 लोग इंजॉयमेंट करने वाले हों, ठीक है, बल्कि वो शाम को जब बेचारे थके हारे, ठीक है, चाहे वो बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, क्योंकि वो ज़हनी मुशक्क़त करते हैं, जबकि एक मज़दूर है वो जिस्मानी मुशक्क़त करता है, तो जब वो शाम को आए तो हम ऊपर अटैक कर दें कि यार ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको अगर अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना है, उनकी एक अच्छी तरबियत करनी है और अपने आप को भी अगर आपने एक्टिव रखना है, क्योंकि जब हम बिल्कुल ही किसी काम को छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं तो वो हम डल हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमें पता हो कि हमने कल की हमारी ये मीटिंग्स हैं, ये इंगेजमेंट्स हैं, तो हम मेंटली भी एक्टिव रहते हैं। तो हमें अगर पता हो कि हमने अपने वालिद साहब के लिए, ये नहीं शो होना कि हम 3 बहनें हैं माशाल्लाह, अगर मैं अपना जिक्र करूं कि मैं सबसे बड़ी हूं और माशाल्लाह से जो मेरी दूसरी बहन है वो ग्रेड 18 में है, लेक्चरर हैं और अभी पीएचडी के लिए साइप्रस गई हुई है, सना राना, और वफ़ा हैं जो उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। अब चूँकि फ़ादर की डेथ हो चुकी, भाई की डेथ हो गई 22 इयर्स की एज में जस्ट, तो वो मेरी जो छोटी बहन है वो अपनी वालदा की कफ़ालत कर रही है, वालदा की खिदमत कर रही है। तो उनको हमने फ़ील ही नहीं होने दिया कि हम 3 बेटियां हैं, हम 3 बेटे ही बने। तो ये बेटे तब बनेंगे जब आप उनको मौका देंगे, जब आप उनको थोड़ी सी स्पेस देंगे अपनी बेटियों को, कि आप उन पे ट्रस्ट करेंगे और उनके साथी बनेंगे। ठीक है कि आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी, बाज़ात अब्बू जब हमें छोड़ने जाया करते थे स्कूल, पिक एंड ड्रॉप करना, ठीक है, फिर भाई ने कभी करना, ये सारी चीज़ें, तो ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आपने हमें स्पेस देनी है, तो इंशाल्लाह हम भी आपको अचीव कर कर दिखाएंगे। इसी तरह के जो हस्बैंड हैं वो अपनी वाइफ के हवाले से, ठीक है, वो होता है कि बाज़ात कि जी जेंट्स में क्यों जाएं, ये करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि जेंट्स की मुदाखलत हो, ठीक है, आप उनमें उनको मौका दें। और जो लोग हैं कि जो समझते हैं कि हमारी वाइफ के अंदर ये एबिलिटीज़ मौजूद हैं, तो उनको मज़ीद इन्हांस करें, और ठीक है ना। सपोर्ट किया जाए, अगर पुश वो किया जाए सपोर्ट और करेंगे, अचीव हम करने आपसे का। फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं चाहते, मैंने कभी आज तक अपने हस्बैंड से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मांगी, ठीक है, अगर कभी एंड आई मांगूंगी थिंक तो वो ये सुन के बहुत सारे मर्द हजरात खुश भी होंगे, बिकॉज आजकल जो सिचुएशन डेवलप हो गई है वहाँ पे अगर एक शख्स अर्निंग हैंड है और दूसरे शख्स को बिल्कुल इल्म नहीं है कि किस तरह से आज इकोनॉमिकल सिचुएशन हो गई है, तो आई थिंक बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना भी बिल्कुल कि वो आपको कोई प्रॉब्लम बता भी रहे हो, आप नहीं समझ पाएंगे बिल्कुल, जब तक आप अगर उस चीज़ का उस हिस्सा चीज ना से बन हिस्सा जाए, ना ठीक बन है, जाए। अब आप उस चीज़ का हिस्सा बनेंगी, या आप अगर घर में फ्री हैं, आप एजुकेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है, आप लॉ में एडमिशन ले लो, आपको इजी होगा वो करना, यानी कि कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिव होना चाहिए। तो इसी तरह ही हम अपनी जो है ना वो माशरे में वो बना सकते हैं, इज्जत भी बना सकते हैं, रिस्पेक्ट तो होगी ही, फेम भी मिलेगा, और साथ में हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, और इसी तरह हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते एंड हैं। विदाउट अ डाउट हमारे साथ मदीहा राना, एक्स MPA PMLN, साथ ही साथ डिविजनल सदर खवातीन यूथ विंग फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू और सो मच। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा आज का डिस्कशन। पर्सनली आई थिंक आप बहुत सारी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशनल है, थैंक यू सो मोटिवेशनल, मच। जिस तरह से आपने बातें की हैं, आई थिंक बहुत सारी लड़कियों के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए शायद बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।